चलिए आज हम सॉल्यूशंस पर बात करेंगे मणिपुर वायलेंस के। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे हैं, मैंने सॉल्यूशन सामने लिखे हैं, इन्हीं को मैं एलैबोरेट करूँगा। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इन्हीं को मैं एलैबोरेट करूँगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखते चले जाएंगे। पहली चीज़ है डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। क्यों ज़रूरी होते हैं डायलॉग एंड नेगोशिएशंस? इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इसे समझिए। देखिए बीइंग अ स्टेट, आप यहाँ पर दो तरह के इश्यूज़ को झेल रहे हैं। पहला इशू है इंसर्जेंसी का, दूसरा इशू है इंटर एथनिक क्लैशेस। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं ना मणिपुर में डे वन से। इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट एंड इंटर एथनिक क्लैशेस, क्या इन दोनों को सेम मैनर में डील किया जा सकता है? जो इंसर्जेंसी है स्टेट के अगेंस्ट और जो इंटर एथनिक क्लैशेस हैं, क्या स्टेट इन्हें सिमिलर मैनर में ट्रीट कर सकता है? इंसर्जेंसी के अगेंस्ट स्टेट फोर्स का यूज़ कर सकता है, बट इंटर एथनिक क्लैशेस जो हो रहे हैं इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि उनके क्लोज जाया जाए, उनके पक्षों को समझा जाए और एक इंक्लूसिव सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। होना चाहिए कि नहीं? तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में दो चीज़ें हुई हैं हमेशा से ही, ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चली हैं और इन दोनों चीज़ों में स्टेट की भूमिका अहम है, इसलिए ये डायलॉग्स ज़रूरी हैं। क्यों स्टेट की भूमिका अहम है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। देखो हमने ये पढ़ा था कि कांगलेपाक स्टेट 12th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में है इंडिपेंडेंटली। एग्जैक्ट डेट अगर चलें तो 1110 AD से ही इंडिपेंडेंट मैनर में कांगलेपाक राज चल रहा था। डन। पहली बार इस पर लगाम कब लगी? फर्स्ट टाइम पहली बार जब ये प्रिंसली स्टेट के कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ 1891 द बैटल ऑफ थोंगजम। आज दिन तक 23 अप्रैल को मणिपुर के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसे कमेमोरेट करते हैं, इसे याद करते हैं, जिसे हम क्या कह के पुकारते हैं? द एंग्लो मणिपुर वॉर 1891। तो ये 1110 से इतने लंबे समय तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में चला और वहाँ पर ये प्रिंसली स्टेट का स्टेटस धारण कर गया। स्टिल एक सर्टेन लेवल की इंडिपेंडेंस इसके पास है अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी। बट बड़ा परिवर्तन कब आया? 1947। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र ने यह फैसला लिया कि मणिपुर एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा और मणिपुर इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एग्जिस्टेंस में आया विद द इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया। ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक एग्जाम्पल था। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा ने खुद मोनार्की रेलिंक्विश कर दी, ख़त्म कर दी और वो एक लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव हेड बना और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चुनाव हुए, लेजिस्लेचर बनी, असेंबली बनी, उसने अपना काम धाम शुरू किया, ये सब चीज़ें चली। लेकिन फाइनली 1949 में प्रयास किए गए भारत सरकार के द्वारा और मर्जर हो गया मणिपुर का। आपको ये पता है ये मर्जर्स इतने स्मूथ नहीं होते, वहीं पर ये इंसर्जेंसी की कहानियाँ छुपी हैं। 1947 से 1949 तक जो मणिपुर एक इंडिपेंडेंट नेशन की फॉर्म में खुद को इमेजिन कर रहा है, उसका मोनार्क जो कि पहले तक मोनार्क था उसने मोनार्की ख़त्म कर दी, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चुनाव हो करके एक बनी हुई लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में चला रहा है अपने राज्य को। उसका स्टेटस अचानक से बदलेगा, उसका स्टेटस अचानक से बदलेगा। सितंबर 1949 में आसाम के गवर्नर के माध्यम से भारत सरकार ने मणिपुर के इन महाराजा को ये समझाने का प्रयास किया कि आपको हर हाल में मर्ज होना है भारत के साथ, इस मैनर में आप नहीं चल पाएंगे। महाराजा ने जब ये कहा कि मैं वापस जा कर के अपने चुने हुए नुमाइंदों से बातचीत करूंगा, तो वापसी पर उन्होंने ये पाया कि उनका पैलेस, राजघर, सब चीज़ें सेना के द्वारा घेर ली गई हैं, सीज़ हो चुका है और ऐसा कोई मौका अब नहीं बचा कि वो किसी तरह से भी नेगोशिएशंस करें। ऐसे एटमॉस्फेयर में मर्जर साइन हुआ है, ऐसे एटमॉस्फेयर में मर्जर साइन हुआ है।
तो ऐसा कहा जाता है कि बंदूक की नोक पर यह चीज़ हुई या करवाई गई, और अल्टीमेटली यही चीज़ ने मणिपुरी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिसेंटमेंट भर दिया अगेंस्ट द इंडियन स्टेट कि हमारे साथ ये फोर्सफुल हुआ है, हमारे साथ ये धोखा हुआ, बिट्रेयल। ओके, तो तभी ये इंसर्जेंसी अगेंस्ट द इंडियन स्टेट बिगिन हुई ईयर 1949 सितंबर, मैंने बताया। तो 1950s का दौर ऑफ इंसर्जेंसी। अलग अलग फ्रंट पर इंसर्जेंट्स क्रिएट हो गए। मेतीस इंसर्जेंट्स क्रिएट हुए, कुकीज़ इंसर्जेंट्स क्रिएट हुए, नागाज, उनकी भी एक स्टोरी है, पर ये क्रिएट हुए। और हमने 1958 में आपको बताया कि इन्हीं तरह की इंसर्जेंसी से टैकल करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। धीरे धीरे कुछ इलाकों में लागू हुआ, होते 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 1981 में पूरे मणिपुर पे लागू हो गया और चलता गया। 2008 वो ईयर है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ। उस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ये विचार रखा गया कि आप हथियार गिराइए, बातचीत में आइए, और आपके जितने आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं उनके लिए ये स्पेसेस ईयर मार्क किए गए हैं, आप इन सारे आर्म्स एंड एमिनेशंस को इनमें पैक कर दीजिए, इन गोदामों में रख दीजिए सारे। ऐसे लगभग 13 स्थान हैं मणिपुर में जहाँ पर वो आर्म्स एंड एमिनेशंस रखे हुए हैं, जहाँ पर इवन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का भी लिमिटेड एक्सेस है, वो भी फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते, उनका रेगुलेशन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग वो इतनी फ्रीली नहीं कर सकते। तो दोज आर द सेफ प्लेसेस जहाँ पर वो सारा ज़ख़ीरा रखा पड़ा है असलहों का, आर्म्स एंड एमिनेशंस का। वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था लोगों को नेगोशिएशन में लाने के लिए। तो एक तरफ हमारे पास ये लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ रीसेंटमेंट है उस टाइम की, एक इंसर्जेंसी क्रिएट होने के पीछे का एक बड़ा कारण ये, जिसको स्टेट ही को मरहम लगाना पड़ेगा, स्टेट ही को उसे ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये इंटर एथनिक क्लैशेस के पीछे कहानी देखिए। ट्राइबल सोसाइटीज़ हमेशा से ही अपनी प्रिंसिपैलिटी के जो चीफ हैं उनके अधीन रही है इंडिपेंडेंट। जैसे कि कुकीज़ पहली बार अगर सही मायने में किसी के कंट्रोल में आए हैं तो 1917 से 1919 के बीच में, कुकी और एंग्लो वॉर के बाद अंग्रेज़ों के अधीन। दैट इज़ द कुकी एंग्लो वॉर। उसके लिए वो मेमोरियल बना था जो 3 मई की सॉलिडेरिटी मार्च के समय में मेतियों ने जला दिया, उस मेमोरियल का गेट, एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल का गेट हमने पढ़ा था। तो कुकी तब से ही प्रयास कर रहे थे 1917 से 1919 के बीच से ही, जब से वो कैप्चर हो गए कि नहीं हम इस बंधन में नहीं रहेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि नॉर्थ ईस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज़ और इंडियन नेशनल आर्मी फोर्सेस को सपोर्ट किया। आपको ये पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिस तरफ से अलाइड फोर्सेस लड़ रही हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रशिया है, ये सब एक तरफ से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप सब जानते हैं जापान और जर्मनी। और आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, जापान उनके साथ खड़ा था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे भारत की। इसलिए उन्होंने सिंगापुर से अपनी आर्मी क्रिएट करके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से चढ़ाई की। क्यों की? जापान का उधर से सपोर्ट मिल रहा है, बट कंड्यूसिव ग्राउंड नॉर्थ ईस्टर्न लोगों ने उन्हें ऑफर की कि हम आपके साथ हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, आ जाइए। तो कुकियों ने जमकर जापानियों की और इंडियन नेशनल आर्मी की सपोर्ट की कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। किससे? अंग्रेज़ों से। और अल्टीमेटली वो इसलिए आज ये कहते हैं इंडिया की मेन स्ट्रीम सोसाइटी को कि आपकी आज़ादी के लिए सबसे पहले कदम अगर किसी ने उठाया है, निर्णायक, हमने उठाए हैं। और आप हम पर शक करते हैं कि हम सेसेशनिज्म करना चाहते हैं। हमने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया है, हमने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ खड़े हुए, तो हम सेसेशनिस्ट कैसे हो सकते हैं? हमने तो अंग्रेज़ों को खदेड़ना चाहा। तो ये एक और कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद अलाइड फोर्सेस जीती। आप सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन जीता? जर्मनी और जापान हारा। तो कुकी फिर क्रश, क्योंकि कुकियों ने मदद की जापानियों की, तो कुकियों को और इन ट्राइब्स को फिर से क्रश किया गया। फाइनली जब अंग्रेज गए तो उन्हें लगा अब आज़ादी होगी, अब हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन फिर वही कहानी, फिर 1949 में मणिपुर का मर्जर विद द इंडियन स्टेट। तो जब मणिपुर का मर्जर हो गया इंडियन स्टेट के साथ, वो तब से ही इस एफर्ट में लगे हैं कि हमें ऑटोनॉमी दीजिए, हमें एक सॉवरेन स्टेटस दीजिए। तो उनकी अपनी एक लड़ाई है कि अपने कस्टम कल्चर मैनर के लिए हम अपने रूप में आज़ाद रहना चाहते हैं। ये हर ट्राइब की अपनी लड़ाई।
अब इस लड़ाई में हर ट्राइब उस रीजन को अपना मान रही है जिस रीजन में हो सकता है कि दूसरी ट्राइब भी ओवरलैप कर रही हो। इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में जैसे कि हमेशा जो कम्युनिटीज़ यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स जिसमें कुकी, मिज़ो, चिन आते हैं, ये जहाँ एक तरफ चूराचांद और चंदेल चाह रहे हैं, इसके साथ ही ये उखरुल भी चाहते हैं। ये उखरुल और उसके साथ के इलाकों को भी अपने अधीन लेना चाहते हैं, जबकि नागा हमेशा से मानते हैं कि ये हमारा इलाका है, और इवन नागा चंदेल का भी कुछ इलाका चाहते हैं। तो जब इनके बीच में ये एरियाज ओवरलैप होते हैं तो इनके अपने इंटर एथनिक क्लैशेस कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो इन कबीलाओं में भी आपस में युद्ध हैं, कबीलों के राज्य से युद्ध हैं अपनी आज़ादी के लिए, कबीलों के आपस में युद्ध हैं अपने संसाधनों के लिए, और कबीलों के मैदानों की कम्युनिटियों से युद्ध है अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये कहानी है। अब इसमें कितनी पार्टियां एंगेज हैं, ध्यान से समझिए। एक, द ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट्स डूइंग द आर्म्ड रिबिलियंस, एक द डिफरेंट ट्राइब्स। तो इन सब प्लेयर्स को साथ लेकर के बैठना पड़ेगा स्टेट को। जब तक नेगोशिएशंस नहीं होती, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, अलग अलग धड़े साथ में नहीं बैठते, उनके इंटरेस्ट, उनके कंसर्न्स नहीं सुने जाते, तब तक इसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और मैं आपको बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री चाहे ना गए हों, लेकिन गृह मंत्री गए थे, होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट गए, और क्या वायदे करके आए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला वायदा उन्होंने अभी जब पीछे गए तो ये किया कि एक कमेटी बनाएंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की, जो कमेटी जांच करेगी कि क्लैशेस कैसे हुए, किसने क्या नुकसान किया और किन किन का कितना नुकसान हुआ, और फिर उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, जो बनती सजाएं हैं वो दी जाएंगी। दूसरा वायदा उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे हम, जिस कमेटी में MLAs, MPs हेडेड बाय द गवर्नर होगी, MLAs, MPs, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ट्राइब्स सब होंगे। ये पीस कमेटी होगी जो सबसे बातचीत करेगी और पीस इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे और उन्हें हमें हटाना है। ये उन्होंने तीसरी बात कही। तो ये तीन बड़े मुद्दे, एक कॉम्पनसेशन का मुद्दा, एक जांच कराने का मुद्दा रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से, एक पीस कमेटी बनाने का मुद्दा, और इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने का मुद्दा। उन्होंने इन चार बातों पर वायदा किया वहाँ पर। लेकिन बात यही है कि सारी कहानी इलीगल इमिग्रेशन की भी इसमें आती है। उसके लिए मैं आपको एक बयान भी सुनाऊंगा अभी मिज़ोरम के मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने दिया है, रिटन में बयान है, वो भी आपको पढ़ना है कि एटीट्यूड क्या है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, सेंटर का एटीट्यूड क्या है, स्टेट्स का एटीट्यूड क्या है, ये आपको समझना है। ओके, तो कुल मिलाकर के ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर गृहमंत्री ने एक एफर्ट वहाँ जा कर के किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। अब आप पूछिए क्यों कंप्लीट नहीं था, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में जितनी भी सरकारें सेंटर में बन रही हैं ना, जितनी भी पार्टियों की सरकारें सेंटर में बन रही हैं, ये सेंटर से निकल के पार्टियाँ इस नॉर्थ ईस्टर्न के क्षेत्र में चली तो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट की रीजनल पार्टीज़ इनके साथ अलायंस में भी आ जाती हैं। जैसे मिज़ोरम के मुख्यमंत्री का बयान ये है कि हम डेफिनेटली NDA के अलायंस पार्टनर हैं इस समय। हमारी मिज़ो नेशनल फ्रंट MNF NDA के अलायंस में आती है, बट हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर NDA की किसी पॉलिसी का कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऐसा हुआ जो हमारे लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो हमारे लिए ऑलवेज सुप्रीम हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे इंडिजीनियस इंटरेस्ट हैं। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी मैटर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो लोगों के अगेंस्ट है हमारे। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें आप कांग्रेस ले लें या BJP ले लें, इनकी पकड़ नहीं है। लोकलाइट्स जो इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने वाली जो पार्टियां हैं, उनके नंबर्स कुछ भी हों, बट दे आर डोमिनेटिंग ओवर देयर, क्योंकि वो उनमें इमर्स हो चुकी हैं लोगों के अंदर, वो वहाँ से खड़ी हुई हैं। और ये पार्टियां यहाँ से वहाँ गई हैं। ये अलायंस के वाया सरकार तो मैनेज कर सकती हैं, सरकार बनवा भी सकती हैं, बट ये अपनी विश के एजेंडे वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं करा सकती। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
सेंटर इसीलिए अभी रेजोल्यूशन दे नहीं पा रहा है, क्योंकि सेंटर रेजोल्यूशन तब दे जब वो वहाँ पर लोगों पर किसी तरह की अथॉरिटी रखता हो सोसाइटली जिनकी अथॉरिटी है वो वहाँ के लीडर्स की है, और वो लीडर्स जो रेजोल्यूशन मांग रहे हैं वो वही मांग रहे हैं जो उनके पीछे खड़े सेक्शंस कह रहे हैं। वो जो रेजोल्यूशन मांग रहे हैं वो लीडर्स भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं, सेंट्रल लीडर्स, वो सबको बराबर रखते हुए रेजोल्यूशन देना चाह रहे हैं। और लोकल कम्युनिटी अभी इस समय इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी तरह से अपनी डिमांड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो पूल इन करने के कॉपरेशन के मूड में इस समय कोई भी नहीं है। तो जब तक इन फॉल्ट लाइंस को भरने के लिए खुद ये कम्युनिटीज़ आगे नहीं आती, तब तक कोई सिविल सोसाइटी, कोई इंटरलोकेटर ग्रुप, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रेजोल्यूशन नहीं दे पाएगी। इसका एकमात्र हल है कि वहाँ की लोकल ट्राइबल ग्रुप्स, लोकल सोसाइटीज़ को ही इन फॉल्ट लाइंस को भरना होगा, उन्हें आगे आना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए स्टेट विल प्ले द रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्ले द रोल। बॉटलनेक्स, अड़चने हटाने के लिए, एक फ्रेमवर्क देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, गारंटीज देने के लिए सेंटर कैन प्ले द रोल। बट इफ़ यू विल आस्क कि सेंटर जा कर के बात करके चीज़ें हल कर दे बिना लोगों की अपनी स्व इच्छा से शमूलियत के, ये असंभव है उत्तर पूर्व के राज्यों में, क्योंकि आपकी कमांड ही नहीं है वहाँ के लोगों पर। यू हैव नो अथॉरिटी ऑन दैट। जैसे आप एक घर में 4 लोग पलते हैं, आप मुझे मानते हैं, सब है, मेरे पास प्रोविजंस भी हैं सारे, गाड़ी की चाबियाँ मेरे पास हैं, घर के दरवाजे की चाबियाँ मेरे पास हैं, आई हैव एवरीथिंग, बट आप पे कमांड नहीं है मेरी, आप पे कमांड नहीं है। फैसला आपको मिलके लेना है कि गाड़ी कौन इस्तेमाल करेगा, फिर चाबी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं कहूँ कि गाड़ी ये चलाएगा इस बार, नहीं मानेंगे आप, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, गाड़ी हम चलाएंगे, तू डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं। आप चारों पहले डिसाइड कर लो। तो हम लोग ऐसा करते नहीं होते, आप लोग करते होंगे कि पहले तुम डिसाइड कर लो अपना, फिर मैं बता दूंगा। तो आप चारों डिसाइड कर लो, आप चारों ने सर्वसम्मति से डिसाइड किया ये गाड़ी चलाएगा, फिर मैं गाड़ी चाबी दे दूंगा। इतना रोल है सेंटर का, द फैसिलिटेटर, ओके, द फ्रेमवर्क प्रोवाइडर, बॉटलनेक्स रिमूवर। पर आप यह कहें कि ऐसे गए हमेशा ट्राइबल सोसाइटीज़ में जाके बैठे, 2 दिन इनके पास 2 दिन उनके पास, और उन्हें समझा रहे हैं कि देखो कुकीज़ हमें ऐसे चलना है, ओके, मेथीज़ हमें ऐसे चलना है, वो कहेंगे ऐसे नहीं चलना है, हमें ऐसे चलना है, आप ऐसे चलिए। ये है इसका सोल्यूशन, ओके। सो डीप रूटेड लोकल पॉलिटिक्स है वहाँ पर, पॉलिटिक्स इंटरनलाइज हो गई है कम्युनल सेंटीमेंट्स में। सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ की, उन पर इम्पैक्ट नहीं है नेशनल लेवल की बड़ी पार्टियों का। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए वहाँ पर उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पा रही। दिस इज़ द रीज़न कि प्रेसिडेंट रूल नहीं इम्पोज किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद सारा ओनस सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि 4 दिन हो गए प्रेसिडेंट रूल लगे हुए, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। फिर यू विल डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चंस टू द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल एक बार लग गया तो लोकल गवर्नमेंट का तो फिर कोई रोल ही नहीं है, फिर तो सारी जवाबदेही देश की सरकार की है। और देश की सरकार अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम इसमें एंटर होंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसलिए वो प्रेसिडेंट रूल अभी इन्वोक नहीं कर रहे। अगर वो कॉन्फिडेंट हो कि बस हम अभी प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, अथॉरिटी हमारे हाथ में आएगी और यह सब थम जाएगा, तो प्रेसिडेंट रूल अब तक लग चुका होना था, ओके। इस चीज़ को समझ के चलिए। अनलेस अंटिल यू आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हम उनमें जा कर के इंटरनलाइज हो जाएंगे, आप यूजलेसली प्रेसिडेंट रूल लगाएं, इसे मैं वाइज डिसीजन अभी नहीं मानता। एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि केंद्र और जनता के बीच की जो एकमात्र कड़ी है, केंद्र उसे अभी हटा नहीं रही। एन बीरेन सिंह, देखिए ऐसे मौक़ों पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब पंजाब में टर्बुलेंस हुआ था उस समय में भी 1984 के राइट्स के पहले, ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले, इट वाज द रॉन्ग डिसीजन एट द एंड ऑफ द इंदिरा गांधी कि उन्होंने कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री जो यहाँ थे उनको हटा दिया इन मौके पर, ये मानते हुए कि इनसे मैनेज नहीं हो रहा। बट मेन सिचुएशन ये थी कि उनके बाद ही सिचुएशन और एडवर्स हुई, क्योंकि वो एकमात्र कड़ी थे केंद्र और राज्य के बीच में, और आपने उन्हीं को ही हटा दिया था। सारी कड़ियाँ टूट गई थी, और फिर जो वैक्यूम बना, उस वैक्यूम को पहले नॉन स्टेट एक्टर्स ने फिल किया और फिर स्टेट की फोर्सेस ने फिल किया। अल्टीमेटली सारी ज़िंदगी के लिए घाव मिल गए, ज़ख्म हो गए। यही इस समय
नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है अगर अचानक से आप सीएम हटा दें, क्योंकि इस समय एटलीस्ट चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, एटलीस्ट एक एक्वेंटेंस, एक कनेक्टिविटी, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल सिनेरियो बाकी किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा वहाँ के लोकल सीएम को है। एंड दैट लोकल सीएम इज सिमिलरली कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। एटलीस्ट ही, इफ ही इज नॉट केपेबल टू प्रोवाइड एनी रिड्रेसल, बट ही इज अल्टीमेटली केपेबल टू लिसन टू देम। सोचिए उसकी जगह व्यक्ति कोई ऐसा हो जाए जो सुन ही नहीं रहा हो, कि नहीं आप सुनिए, हमें नहीं सुनना है, फिर तो और डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक मशीनरी डिसरप्ट ना हो जाए पूरी तरह से, इसलिए भी केंद्र अभी मुख्यमंत्री को हटा नहीं रहे, क्योंकि मशीनरी इंस्टॉल्ड रहेगी तो उसको बेटर यूटिलाइज करके शांति बहाल हो जाएगी। पर मशीनरी ही डीरेल हो गई, फिर शांति बहाल किधर से हो पाएगी, फिर तो स्टेटलेस हो जाएंगी चीज़ें। तो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मैं उनसे मिला नहीं हूँ भाई, आपको लगे कि कल शाम को मिल के आए, मुझे नहीं बताया उन्होंने, भाइयों बहनों ऐसा नहीं है। एनालिसिस बता रहा हूँ, अलग अलग अखबारों को पढ़ा है, उसका एक शोध बता रहा हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनकी विचार ये चल रहे होंगे कि इस समय डिटेरिएटेड स्टेट है, मशीनरी और डिसरप्ट करना सही नहीं है। एटलीस्ट देयर इज सम कमांड इन द फॉर्म ऑफ सीएम, उन्हीं से बेटर काम लेना है और उनसे और बेटर काम लिया जा सकता है। पर उन्हें हटा करके अगर कोई रिस्क लिया इस समय, तो सिनेरियो ये है कि वर्स्ट की तरफ जा सकते हैं। अभी भी वर्स्ट कम नहीं है, 70,000 के लोग, ऐसा बताया जाता है कि 70,000 के अराउंड लोग डिस्प्लेस हो गए। मिज़ोरम में जितने मेतीज़ रहते हैं, एक समय के मिज़ोरम के ही मिज़ो मिलिटेंट फ्रंट ने उन्हें वार्निंग 2 दिन से इशू कर दी है कि अपनी सेफ्टी के लिए आप चलिए, और वो मिज़ोरम के उन सभी मेतीज़ लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। हालांकि मिज़ोरम ने सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है उनकी कॉलोनियों के अराउंड, लेकिन उनका भयंकर पलायन वहाँ से जारी है। सिमिलरली मेघालय के जितने भी मीज़ो कम्युनिटी के, जो कम्युनिटी के मिलिटेंट फ्रंट्स हैं, उन्होंने वहाँ वार्निंग इशू कर दी है मेतीज़ को कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आप इमीडिएटली अब यहाँ से निकलिए। सिमिलरली इन द आसाम, तो इन द ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जहाँ जहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं, जब से ये वुमेन को परेड करने वाला एपिसोड आया है, उन सभी कम्युनिटीज़ के जो मिलिटेंट फ्रंट हैं, उन्होंने मेतीज़ को वार्निंग इशू कर दी है कि अब आप यहाँ से चलिए और अब आप पहुँचिए मणिपुर जहाँ आप लोग रहते हैं। इसी तरह के सिनेरियो क्रिएट होते हैं। तो मेतीज़ वहाँ से मूव हो रहे हैं अब तेज़ी से मणिपुर वैली की ओर। तो बड़े पैमाने पर मेतियों का पलायन है। और उत्तर पूर्व के तमाम राज्य, अरुणाचल को छोड़ करके, आप सब जानते हैं कि कुकी, चिन और जोमी, ये सारे मीज़ो, ये फैले हुए हैं हर तरफ, चारों तरफ। हर राज्य में एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है ना, हर राज्य में मेती भी हैं और हर राज्य में ही एक ट्राइब्स भी हैं। तो जहाँ जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे मिज़ोरम में मिज़ो जो स्ट्रॉन्ग है, तो वो वहाँ से फिर मेतियों को निकालेंगे। अब मणिपुर में वैली एरिया में मेती स्ट्रॉन्ग है, तो वो वहाँ से फिर अगर एट्रॉसिटी करते हैं कुकियों पे, तो जो निकलेंगे वहाँ से, और अगर वहाँ से जो निकलेंगे तो फिर उधर से मेती भी निकलेंगे। यही सिनेरियो होता है। इस तरह से पॉपुलेशंस कंसंट्रेट होने लग जाती हैं अपने अपने डोमिनेटिंग एरियाज़ में। और नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा चाहते भी हैं कि पॉपुलेशंस पहले एक बार सेगमेंटलाइज हो जाएं, फिर हम ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की मांग करेंगे कि अब देखो सारे कुकी इधर आ गए, सारे जो इधर हो गए और सारे मेती निकल के उधर चल गए, अब हमें इस एरिया में ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन दे दो आप। 1984 के पहले ये हालात नहीं थे बाहर पंजाब में, हिंदूज तेज़ी से पलायन कर रहे थे और भारत भर में सिख जहाँ जहाँ बस रहे थे वो वहाँ से तेज़ी से पंजाब आ रहे थे। समझो ना इस सिनेरियो को, क्या हो रहा था, वो फरमान जारी किए जा रहे थे ना कि सिख जहाँ जहाँ भी आ जाइए और फिर हिंदू इधर जितने भी हैं फिर चले जाइए, ताकि कंसंट्रेट हो जाएं सारे, सिख एक तरफ हिंदू निकल जाए। ये सिनेरियो हो जाता है जब ऐसे ही हिंसा के दौर चलते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है इस समय में कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट से बाहर आ गए हैं सीएम, सबसे पहला कदम केंद्र उन्हें उसमें वापस एनरोल कर ले कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत जिन जिन फ्रंट को ऑन बोर्ड लिया था वो वापस रीस्टार्ट करिए बातचीत, पहला। और दूसरा, नागा और कुकी दोनों ग्रुप्स के साथ इंडिविजुअली बात की जाए, फिर नागा, कुकी, मेती और इनसे एसोसिएटेड इन सबके इंसर्जेंट ग्रुप्स, तीनों के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ऑल थ्री आर हैविंग देयर मल्टीपल इंसर्जेंट ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग देयर आर्म्ड ब्रांच।
जोग कम्युनिटी के अपनी ब्रिगेडें हैं जो उनके आर्म्ड ब्रांचेस हैं, जो उनके लिए हथियार उठा लेते हैं। मेतियों की अपनी है और इसी तरह से नागाओं की अपनी है, तीनों की अपनी अपनी है। तो एक है तीनों सभ्य वाले, उन्हें ऑन बोर्ड ले आओ, और एक है उन तीनों के उग्र, उन्हें भी समझौते की और ले आओ। तो ऐसे इनको बैठाओ, बात करो, समझो, जानो, दुख सुनो, पक्ष सुनो, और सभी वर्गों को समझाओ कि कुछ कुछ कोऑपरेशन और कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सबको करने होंगे, तब एक सौहार्द बनेगा, एक राज्य बनेगा। ये तो पहली ग्राउंड ही है। तो यहाँ पर खेमे लगाने पड़ेंगे बड़े मंत्रियों को, और मैं मानता हूँ पॉसिबली लंबा समय देना चाहिए होम मिनिस्टर को, ऐसा मैं मानता हूँ। ये पहली कंडीशन है, ओके। क्योंकि जब नेगोशिएशंस के दौर इनिशिएट होते हैं, डायलॉग्स, तो अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ में कॉन्फिडेंस आता है कि अब किसी भी तरह की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो रिलक्टेंट होंगी हमारे अगेंस्ट एक्सेसिव फोर्स यूज़ करने को लेके, एट्रॉसिटीज़ को, क्योंकि हम जिन स्टेट की कमांड में ये फोर्सेस चल रही हैं उनके प्राइम लीडर्स के साथ इस समय ऑन टेबल बात कर रहे हैं, हमें ये स्टेटस दिया गया है। तो इससे एक तो उनमें डिग्निटी रीइंस्टेट होती है, उनके पीछे खड़ी कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे नुमाइंदों को रिस्पेक्ट मिल रही है, राउंड टेबल पे उन्हें बुलाया गया है, उनकी बात सुनी जा रही है, स्टेट हमें अपना स्टेक होल्डर मान रहा है, स्टेट हमें हमारे अपने साथ लेके चलना चाहता है, और इंक्लूसिवनेस फॉलो हो रही है। हम कुकी नागाओं से कम नहीं है, हम मेतियों से कम नहीं है। मेती, नागा, कुकी, हम तीनों को बराबर बुलाया गृह मंत्री ने, और गृह मंत्री हमें समान रूप में देख रहे हैं। इससे लॉस्ट कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट होता है, डिग्निटी जो है वो रीइंस्टेट होती है, पीछे खड़े लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आर्म्ड फोर्सेस थोड़ी रिस्ट्रेंड हो जाती हैं कि व्हेन देयर आर हायर अथॉरिटीज एंगेज्ड इन द कॉन्वर्सेशन वी कैन नॉट कमिट एनी एक्सट्रीम फोर्स, ओके। सच थिंग्स विल अल्टीमेटली सेटल द सिचुएशंस अ बिट, ये सेटल करेंगे। और व्हेन होम मिनिस्टर विल बी देयर डायरेक्टली, तो ये बड़ी बातें नहीं है। आपको याद करा देना चाहता हूँ, नॉर्थ वेस्ट में लगातार उज़्बेक आक्रमणों से जब भारत त्रस्त था, 13 बरस, कितने 13 ईयर्स एक्सक्लूसिवली अकबर नॉर्थ वेस्ट पे रहा। 13 ईयर्स अकबर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे बिताए हैं टू सेटल द नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली छोड़ के 13 बरस। और हिस्ट्री प्रूव करती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटीयाँ कह रही हैं कि नॉर्थ वेस्ट उसने स्टेबल किया उसकी प्रेजेंस से, क्योंकि रॉयल आर्मी पूरे दमखम में वहीं प्रेजेंट रह सकती है जहाँ एम्पायर प्रेजेंट हो। तो तब अकबर को ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे खुद कूच करना पड़ेगा। तो उसने फिर खुद मार्च किया, 13 ईयर्स वहाँ खेमा लगाया, अपना पैलेस क्रिएट किया, नॉर्थ वेस्ट पूरा स्टेबल कर दिया उसने। क्योंकि फिर रॉयल आर्मी की वो ब्रांच जो एम्पायर के साथ चलती है, उससे कौन निपट सकता है। तो जब भी आप मुगलों को पढ़ते हैं तो ये लाइनें हमेशा सुनते हैं कि पहले इसे भेजा, विद्रोह नहीं दबा, उसे भेजा, नहीं दबा, फिर जब सम्राट खुद गया तो विद्रोह दब गया। उसका कारण है क्योंकि जब सम्राट चलता है उसके साथ फिर वो ब्रांचेस चलती हैं सेना की जिसके सामने शायद टिक पाना नामुमकिन है। क्योंकि दूसरों के साथ सम्राट अगर वो ब्रांचेस भेज दे तो पता लगे वो बंदा विद्रोह तो दबा गया, अब आके सम्राट को भी दबा रहा है, तो इसलिए वो नहीं मिल सकती। ओके, दोज आर्मी, दोज ब्रांचेस आर रिजर्व्ड फॉर द एम्पायर, दैट्स व्हाई एम्पायर इज सो स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये कहानी है। तो आना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ इस मामले में प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट द एक्सपर्ट पर्सन, इट इज़ द मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सो पैरामिलिट्री फोर्सेज फर्स्ट इन दिस केस, all the central armed police forces second, all the peace committees third, all the arrangements they are answerable to the home minister, they are under the home ministry। आई बात समझ में? all the national commissions associated with the tribal areas answerable to the home minister, so it is the subject matter of the home minister, not the prime minister। you need to understand that। if someone will ask you who is the expert person on this matter, I will say the home minister। गृह मंत्री, ये गृह का इशू है, इंटरनल मैटर है, इट इज़ द मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इवन नॉट द डिफेंस मिनिस्टर। व्हेन इट इज़ द मैटर ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर एंड एनीथिंग एल्स, देन द डिफेंस मिनिस्टर। बट यहाँ पर नेशनल कमीशन सारे होम मिनिस्ट्री के अंडर चल रहे हैं, ट्राइबल से एसोसिएटेड। सारा पीस कीपिंग प्रोसेस होम मिनिस्ट्री के अंडर चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सारी होम मिनिस्ट्री के अंदर है, और कमेटी उन्होंने गठित की है। तो सारा सब्जेक्ट मैटर ही होम, तो ये MCQ हो गया आपका कि ये विंग किसके अंदर चलते हैं। तो जो हमारी टेरिटोरियल सिक्योरिटी किसके अंदर है? डिफेंस मिनिस्ट्री। इंटरनल सिक्योरिटी किसके अंदर है? होम मिनिस्ट्री। ओके, तो CAPF सारी ये सारी किसके अंदर काम करती हैं? होम मिनिस्ट्री। जैसे मणिपुर
और म्यांमार का बॉर्डर जो वहाँ पर डिफेंस कर रही है वो आसाम राइफल है, इट इज़ अ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जैसे सशस्त्र सीमा बल, आसाम राइफल्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, ये सारी जितनी भी हैं दे आर द CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। तो आसाम राइफल इज़ प्रोटेक्टिंग, जैसे अपना हिमाचल उत्तराखंड में ITBP, इट इज़ प्रोटेक्टिंग द इंडियन चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बटालियन पुलिस। तो जैसे ITBP, सशस्त्र सीमा बल, SSB, आसाम राइफल्स, इलेक्शंस में भी आते हैं ये लोग ड्यूटी देने, आप देखते होंगे इनको। तो ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये होम मिनिस्टर का सब्जेक्ट मैटर है, तो होम मिनिस्टर को वहाँ आना पड़ेगा एंड डायलॉग्स अपन को इनिशिएट करने पड़ेंगे। अब होम मिनिस्टर डायलॉग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हूँ स्टेट, मैं स्टेट हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं राज्य हूँ, देश का संविधान सब, आई एम अ स्टेट। मुझे समझ रही हैं द सिविल सोसाइटीज़, द मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटीज़, दोज पीपल, दोज हु आर कंसर्न्ड फॉर द सोसाइटी, and ultimately they are very simply, very intelligently connected with the local communities as well. Civil societies, look, when state will enter to the people, when you are approaching the people as a minister, you are different. When you are approaching the people as a candidate for election, you are different. When you are approaching the people as a member of civil society, you are totally different. तो ऐसे में अब आप being a minister जब लोगों में जाएंगे, आप उस लेवल तक रीच करें ये ज़रूरी नहीं, लोग उतना खुल के आएँ आपके साथ ये ज़रूरी नहीं, आप सारे मुद्दे समझ पाएँ ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है आपके सामने बायस्ड इश्यूज़ रखे जाएं, हो सकता है आपके सामने बहुत सी बातें बोली ना जा पाएँ, हो सकता है बहुत से धड़े आपको खुश करने में लग जाएं, या बहुत से लीडर अपनी बात को मनवाने के लिए आपके सामने वही बातें रखें जबकि उनके पीछे खड़े लोगों के मुद्दे रियली कुछ और हों। मेरी बात समझिए ना, आई एम होम मिनिस्टर, मैं आया आपके बीच, आप सब पीछे, आपके मुद्दे 3 थे, नौकरी आपका मुद्दा था, जॉब, गरीबी दूर करना आपका मुद्दा था, और शिक्षा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये आपका मुद्दा था। लेकिन मैं आया और मैंने आपके नेता से बात की, नेता मुझे प्रभावित करना चाहता है कि नेता को लगे कि मैं बड़ा, इसके पंजाबी से कहते आंखें लगन वाला बंदा। तो नेता को मैंने समझाया कि यार देखो ऐसा है कि इतनी जल्दी तो ये सब नहीं होगा, इमीडिएटली मैं एक पैकेज दे रहा हूँ, पैकेज से मना लो इन्हें, पैकेज से मना, वो कर, आप हो जाएगा सर हो जाएगा, आप जाइए, मेरा शुभेंदु मेरा नाम, हो जाएगा। शुभेंदु ने अपनी सेटिंग करा ली और नेता भी खुश है कि शुभेंदु सेट अपना ओके। शुभेंदु उनको आके कह रहा हो गया मीटिंग हो गया, और सब बैठे, गरीबी का हो गया, रोजगार का हो गया, सब शिक्षा हो, सब हो गया, पैकेज आ गया, 5,000 करोड़ का पैकेज आ गया, पैकेज आ गया 5,000 करोड़ का। ठीक, तुम्हारा कितना उसमें से, मंत्रियों का कितना उसमें से, MLA MP का कितना, आर्म्ड फोर्सेस का कितना, ब्यूरोक्रेट का कितना, हम लोग का कितना, 5 रुपया 5,000 करोड़ में से 75 साल में अब तक कितने लाख करोड़ आया, कितना मिला हम लोग को? तो फिर पीछे चौंकड़ी मार के बैठे रहते ऐसे बंदूक लेके इंसर्जेंट ग्रुप, कहते कर लिया यकीन नेता पे, कहते हाँ, ले लिया फिर से वही झुंझुना पैकेज वाला, कहते हैं कहते ऐसे नहीं होगा, हक तो हम ही दिलाएंगे। फिर वो मुड़ जाते हैं उसकी तरफ, कहते तू ही हमारा सहारा है भाई, ये तो सब बिक जाते हैं जाके नेता के आगे। अब बेस्ट सिनेरियो क्या है, जब सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं घर घर जाते हैं, व्यक्ति के बीच जाते हैं, उनके बीच से ही निकले होते हैं, सुन रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो वो नेता की जो आगे आके अपना नाम चमकाना चाहता होम मिनिस्टर के सामने, उसकी नहीं चलने देंगे। वो जब होम मिनिस्टर के साथ ऑन टेबल बैठेंगे, वो रियल इश्यूज़ गिनवाने की कोशिश करेंगे, वो रियल इशू। तब जब नेता उन्हें कहेगा कि पैकेज देते हैं, ना सब पैकेज इज़ नॉट द सोल्यूशन, पैकेज इज़ नॉट एट ऑल द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू डू दिस। ये रियल कंसर्न है उन लोगों के। इफ़ यू वांट पीस इन मणिपुर, ये करिए, अदरवाइज ये चलने दीजिए। फिर मैं झूठ तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो उनके घर घर के एक व्यक्ति को जानता हूँ। तो द एंगेजमेंट ऑफ द सिविल सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ फ्यू सिविल सोसाइटीज आर वर्किंग ओवर देयर एंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज अंडर द स्पेशल पावर एक्ट वो दब गई हैं, तो आपको उन्हें पुनः खड़ा करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटीज़ के गैप को ही इंसर्जेंट्स ने फिल किया था। आपको सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि सिविल सोसाइटी मेंबर से जब बात करते हैं तो आगे समाधान निकलता है, इसमें कुछ है। लेकिन वो आपको वायदा करके जाए कि मैं मंत्री से बात करूंगा, और बाद में 3 दिन से मंत्री उसी से नहीं मिल रहा है, और लोगों को खबर आई कि ये तो मंत्री खुद इससे नहीं मिलता है, बाहर प्यून इसे भगा देता है। तो वापस जब वो उनके पास आएगा कि यार ऐसा ऐसा है, कहेंगे आप मिल लिए मंत्री से? कहते नहीं अभी मिले नहीं, आप बाद में मिलेंगे। कहते जाइए उधर थोड़ा पैदल जाइए, दाईं तरफ, आंख बंद करके जाइएगा, हम पे विश्वास रख के।
जब वो थोड़ा दाएं पैदल जाएगा नीचे खाई है, गिर के मर जाएगा, क्योंकि वो आदमी यूजलेस है इनके लिए। जो मंत्री से मिल नहीं पा रहा है, इनकी मांग क्या रखेगा? तो इसलिए सिविल सोसाइटी को कई बार अपन ही वीक करते हैं, स्टेट ही वीक करता है, क्योंकि स्टेट को बर्दाश्त नहीं होता है कि हमसे भी स्ट्रांग कोई और है स्टेट लोगों के बीच में, इतना स्ट्रांग है, मिलना बंद करो इनसे। आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्डर देते हैं, बहुत ज़्यादा सुनना नहीं है इनका, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है, ज़्यादा चूचापड़ करे तो उठा के अंदर डालो, देखेंगे तो वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। लेकिन फिर जब गैप आता है तो फिर देखते हैं, फिर बंदूकधारी, फिर चैलेंज, फिर बसें जली, बिल्डिंग जली, स्कूल जला, कॉलेज जला, चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। फिर खड़ा करो सिविल सोसाइटी को, दोबारा से मजबूत करो, ये ज़रूरी है। तो सिविल सोसाइटीज़ को खड़ा करो, अगर नहीं है, जो हैं, जो वाली लेजिटिमेट हैं, जेन्युइन लोगों का कंसर्न्स रख रही हैं, उनको ऑन टेबल लो। तो स्टेक होल्डर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ ग्रुप्स फ्रॉम डाइवर्स रेंज, नॉट ओनली द पीसफुल मेंबर्स, इवन द इंसर्जेंट ब्लॉक्स एज वेल, उनको भी ऑन बोर्ड लेकर के आइए। एंड सिविल सोसाइटीज मेंबर्स टू असरटेन द रियल इश्यूज, टू लिसन रियल टू द रियल वॉइसेस ऑफ द पीपल, इट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो इट इज़ वेरी बिग थिंग एंड द फर्स्ट थिंग टू डू, डायलॉग एंड नेगोशिएशन। सब इसके बाद आएगा, इसके पहले कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखना आप। अनलेस अंटिल यू आर एंटरिंग इनटू द डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, आप सख्ती करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद स्टेट पावर यूज़ कर रहा है। आप कुछ भी देंगे, आपने वहाँ से एक डेवलपमेंट पैकेज भी भेजा तो उनको लगेगा कि पैसे से मुंह बंद करा रहे हैं, क्योंकि आज दिन तक आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के नाम पे पैसा ही मांगा गया है और वो पैसा खाया गया है। सेकंड वन इज द डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम आयरोम शर्मिला की बात सुने, जिसे आयरन लेडी कहा जा रहा है, जो कब से, मनोरमा के केस के समय से, उसके भी पहले से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करके बैठी हुई, भूख हड़ताल 2017 में उसकी भूख हड़ताल तोड़ी, इतने वर्षों की भूख हड़ताल। उसका मानना है कि मुख्य कहानी है कि युवाओं के पास जॉब नहीं है, वहाँ पे यूथ के पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यूथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड यूथ की फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो वो खुद से कन्विंस्ड भी नहीं है। ऐसे में वो बहुत ईजी प्रे बनता है ड्रग्स, वेपन, इन दोनों कार्टल्स का। और ऐसे में जब एक यूथ उनको ज्वाइन करता है, वो यूथ स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि एक बात याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके पास ऑप्शन है, मैं यहाँ खड़ा हूँ एक युवा के रूप में, अब स्टेट के पास ये ऑप्शन है, सोसाइटी के पास ऑप्शन है कि मेरे हाथ में कलम दो और मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड फील करने दो, या मुझे कुछ ना दो, तो फिर जो भी मेरे हाथ में ये बंदूक देगा ये मुझे सेंस ऑफ प्राइड फील कराएगा। डू यू नो व्हाई? जब मेरे पास कलम थी तो मेरे पास कई अधिकार थे, और जो भी मुझे वो अधिकार नहीं देता था मैं उसका विरोध कर सकता था, मैं अधिकार लेता था, यानी कि मेरे पास एक सेंस ऑफ प्राइड है, आई एम नॉट डिप्राइव्ड। लेकिन जब आप हर तरह से स्ट्रिप्ड होते हैं, सारी तरह से डिप्राइव्ड हैं, तो हर आने जाने वाला बंदा आपको रौंद रहा है, मार रहा है, कुचल रहा है। ऐसे में गलती से अगर कोई पीछे से आया और आपको कहे ये पकड़ हाथ में, और आपने वो जैसे ही हाथ में पकड़ी और थप्पड़ मारने वाले का हाथ यहाँ रुक गया बंदूक देख के, तब आप कहेंगे कि इसमें था कुछ। आज पहली बार थप्पड़ पड़ा नहीं इसकी वजह से। नाउ दिस इज़ द सिंबल ऑफ माई प्राइड, दिस इज़ द सिंबल ऑफ माई डिग्निटी एंड प्रेस्टीज। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो छोटे छोटे बालक 8-8 साल के, 10-10 साल के बंदूक पकड़ते हैं। अफगानिस्तान में देखिए, मूवी देखिएगा कंधार, उसमें ये सीन दिखाया गया है। वो मूवी में सीन बहुत अच्छे से दिखाया था। इट इज़ सेंस ऑफ सॉवरेनिटी, सेंस ऑफ प्राइड। तो बंदूक, क्योंकि वो आपको थप्पड़ पड़ने से रोकती है, वो आपको सब्जियां दिलवाती है, पैसा दिलवाती है, आपको अपना अस्तित्व दिलवाती है, घर की ज़रूरतें पूरी करवाती है। बंदूक पकड़ी है, लोग टोल भी पे करेंगे, बंदूक पकड़ी है, पैसा भी देंगे। तो बंदूक से ही सब मिला, क्योंकि शिक्षा नहीं थी। शिक्षा होती तो जॉब करते तो उससे पैसा मिलता, अपने आगे बच्चों को पढ़वाते, परिवार की इज्जत करते। बंदूक है तो घर की औरतों के लिए वस्त्र भी मिलेंगे, वो भी इज्जत से रहेंगी। बंदूक है तो कोई घर में झांक भी नहीं पाएगा, कोई धमका नहीं पाएगा। बहुत मायने रखवाती है फिर बंदूक। समाज के ऊपर निर्भर है, राज्य पर निर्भर है, हाथ में थमाना गया है। समय रहते ही रोज़गार थमा दो, शिक्षा थमा दो, नियम थमा दो, वरना बंदूक तो फिर कोई थमा ही देगा। यही प्रॉब्लम है, और उन राज्यों में खासतौर प्रॉब्लम है जो पेरिफेरी पे होते हैं। देखिए आपकी बॉडी है ना, इसमें सबसे पहले जब प्रॉब्लम आएगा बॉडी के वाइटल फंक्शन में, सबसे पहले इश्यूज पेरिफेरी में होंगे, जैसे कि पैरों के नीचे और हाथों में, क्योंकि सबसे देर से न्यूट्रिएंट यहाँ पहुँचेगा, ये पेरिफेरल एरियाज़ हैं।
और जब भी बॉडी की वाइटल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएंगी तो सबसे देर से यहाँ क्योंकि न्यूट्रिएंट पहुँचता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ शुरू होंगी। डॉक्टर यहीं से सब डायग्नोज करते हैं, पैरों के नीचे जलन होती है, साड़ पड़ता है, गर्मी होती है, दर्द होता है, फलाना टमकाना, तो वो बता देते हैं कि यूरिक एसिड हुआ है कि थायराइड हुआ है कि क्या हुआ है। टांगों में सबसे पहले थकावट आती है। इसी तरह से एक देश एक स्टेट एक बॉडी की तरह है, क्योंकि मेन बॉडी में कोई इशू चल रहा है करप्शन का, या पार्टीजन एटीट्यूड चल रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से कम्युनल सेंटीमेंट रैम्पेंट है किसी गवर्नमेंट के एंड पर, तो पेरिफेरल रीजन मार्जिनलाइज रहते हैं। इसलिए पेरिफेरल रीजन्स में ही सबसे पहले स्टेट की मेन बॉडीज़ में इश्यूज हैं तो रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे ये कोई एम्पायर हो चाहे कोई नेशन स्टेट कल्चर हो। हमेशा आप देखेंगे तो पेरिफेरल रीजन्स ये डिस्टर्ब्ड रहते हैं। क्यों? सबसे देर से योजनाएं यहाँ पहुँचती हैं, सबसे कमज़ोर रूप में पहुँचती हैं, राज्य की प्रेजेंस यहाँ बहुत कम रहती है, राज्य की नीतियों की प्रेजेंस यहाँ कम रहती है, क्योंकि जो मेन रीजन है वहीं गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं ना। राजीव गांधी क्या बोलते थे, 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे रास्ते में खा लेते हैं, तो 15 पैसा पहुंचेगा तो क्या क्या पहुंचेगा? कुछ भी नहीं पहुंचेगा। सो इफ़ अगर आपको किसी शरीर की नब्ज़ टटोलनी है उसके हाथों पाँव को पढ़िए, आपने किसी देश की नब्ज़ टटोलनी है उसके पेरिफेरल रीजन्स को पढ़िए। आप डेवलपमेंट का डंका बजाते हैं, पेरिफेरीज पे क्या हो रहा है वो मैटर करता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसी के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, खर्चा हो, अच्छा खासा खर्चा हो, अच्छे कोर्सेज, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी कोर्सेज, हायर एजुकेशंस वहाँ पर लाई जाएँ, वोकेशनल ट्रेनिंग्स इंड्यूस की जाएँ, स्किल डेवलपमेंट हो वहाँ पर। जब ये होगा वहाँ पे टैलेंटेड पूल लोगों का होगा। शुरुआती तौर में वो लोग भारत के दूसरे राज्यों में रोज़गार करने आएंगे, इंटरमिंगलिंग बढ़ेगी, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कंपनियां वहां जाएंगी। जब एक बार नॉर्मैलिटी रीइंस्टेट हो जाएगी, जब एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी, इंसर्जेंसीज कर्व हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली फिर कंपनीज विल इन्वेस्ट ओवर देयर। जब एक बार कंपनीज आएंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब रोज़गार होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को आमदनियाँ आएंगी, तो नेचुरली वो क्यों कहीं जाएंगे किसी के पास? क्यों ज़रूरत होगी उनको कहीं भी जाने की? क्यों हथियार उठाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपको भी मैं 2 चॉइसेस देता हूँ कि आपको 50,000 रुपीज़ मिलेगा, ऑप्शन 2 हैं, हथियार उठा के किसी को मार के या कलम उठा करके फाइलों पर साइन करके। आप क्या चूज़ करेंगे? फाइल साइन करना चूज़ करेंगे, क्योंकि हर कोई पीसफुल लाइफ चाहता है, हर कोई स्टेबल सोसाइटी चाहता है, हर कोई पीसफुली ग्रो करना चाहता है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर वो वहाँ पे होगा तो धीरे धीरे इंसर्जेंट्स खुद ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? चंबल में डकैत ख़त्म नहीं हुए? जब वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सोसाइटीज़ प्रॉस्पेरस हो गई, धीरे धीरे चीज़ें बदली, लोगों ने समर्थन करना बंद कर दिया धीरे धीरे, और इधर से पुलिस भी नई टेक्नोलॉजियों से लैस हो गई और उनके वेपन्स रिडंडेंट हो गए, तो सारी चीज़ों का योगदान हुआ, तो डकैती खत्म हो गई। किधर है अब वो चंबल की रॉबरीज? कितनी में फेमस हुआ करते थे वहाँ के डकैत, क्योंकि वहाँ के युवाओं को मौका मिला, कोई सेना में गया, कोई पुलिस में गया, कोई कहीं और गया। तो इस तरह से आपको उन रीजन्स में अच्छी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहाँ की लोकल एलिमेंट को समझते हुए, तो जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर लेकर के आएँ, लोकल कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। तो यहाँ से कितना ज़रूरी हो जाता है पीपल पार्टिसिपेशन? तो पंचायती इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, पहला लोकल बॉडीज़ को मजबूत किया जाए। देश भर में डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन स्टेट से सॉवरेनिटी को शेयर करने के लिए कहते रहे हैं, और इसके लिए इंडियन स्टेट ने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया सॉवरेनिटी शेयर करने का। वो क्या था? शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 6 के तहत रीजनल और ट्राइबल काउंसिल्स बना करके सॉवरेनिटी शेयर की जाती है। उन काउंसिल्स के अंदर राज्यों का बहुत ज़्यादा दखल फिर नहीं रहता, उन काउंसिल के द्वारा मैनेज किए जाने वाले एरियाज़ में इंडिजिनियस लोगों का बहुत ज़्यादा दबदबा होता है। और इस तरह के कुल 29 ट्राइबल और रीजनल काउंसिल्स देश में इस समय वर्किंग है, जिसमें से 25 काउंसिल्स अकेले नॉर्थ ईस्ट में ही है। हमने ऑलरेडी ऐसे प्रोविजंस रखे हैं, बट धीरे धीरे वो काउंसिल्स में भी कुछ बाहुबलियों का दबदबा हो गया, मतलब ट्राइबल्स में से भी जो कुछ बाहुबली है, तो काउंसिल्स को सही बना दीजिए। वो इंडिजीनियस ट्राइबल काउंसिल्स जो है उनको बेटर बनाइए, और उनमें जो रिफॉर्म्स की नीड है तो उनके रिफॉर्म्स लेकर के आने जरूरी है। उनकी चुनावों की प्रक्रिया, उनकी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस, उन्हें जो फंड दिए जाते हैं, उनमें जो पार्टीजन एटीट्यूड डेवलप हो गया है, उनमें जो पावर मसल और मनी पावर चला रहे हैं जो ट्राइबल्स में सुपीरियर हैं, उनको धीरे धीरे सेटल करिए। तो द रिफॉर्म्स ऑफ द ट्राइबल एंड रीजनल काउंसिल इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम।
हमें वो करना पड़ेगा। उन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, वहाँ पर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंड्यूस करानी पड़ेंगी, नए डेवलपमेंट के प्रोग्राम साइंस के लिए उन्हें ज़्यादा इंगेज करना पड़ेगा कि आप कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को आइसोलेटेड मत रखिए। कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी तो तभी प्रोटेक्ट होती है जब आप प्रॉस्पेरस होंगे। देखिए मैम, आपको एक बात बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है एक मंदिर जाना। अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी प्रॉस्पेरस होगी, मंदिर जाने के लिए उतने बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप क्रिएट कर लेंगे ना, मोनोरेल, रोड, रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, सब कुछ, तो कल्चर तो और प्रॉस्पेरस करेगा। सो इट इज़ नॉट द ओनली वे टू आइसोलेट योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, इवन बाय प्रॉस्पेरिंग यू कैन नर्चर योर कल्चर। तो उनको सिखाना जरूरी है कि भाई ट्राइबल काउंसिल का एक ऑटोनॉमस होने का मतलब ये नहीं है कि आइसोलेटेड हो जाना। योर ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल्स ये इसलिए कि आपको हमने ये अधिकार दिए हैं कि आप अपने मुताबिक प्लान करें कि कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगने चाहिए। आप अपने मुताबिक तय करें कि कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हो, कॉन्ट्रैक्ट किनको दिए जाएँ, कैसे काम होता कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को कहाँ हार्म ना पहुँचे। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना आप डेवलपमेंट ना करें, आप शिक्षा ना होने दें, आप रिफॉर्म करिए, आप खोलिए, आ लेने दीजिए बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को। फिर क्या हो गया, स्कूल आपकी मर्जी का बनाएगा, सड़क आपकी मर्जी से बनाएगा, बना के चला जाएगा। बेटर प्रैक्टिसेस को मना क्यों कर रहे हैं? एक आदमी अच्छी प्रैक्टिस लेके अच्छी टेक्नोलॉजी से अगर 4 दिन में सड़क बना सकता है, तो सस्ते में टेंडर भर रहा है, तो आप उसको टेंडर दीजिए। क्यों आप पुरानी चीज़ों में उलझे हुए हैं? तो रिफॉर्म्स चाहिए मल्टीपल लेवल पर, लेकिन ये सब रिफॉर्म्स का एक ही कारण होना चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन को यूजफुल बनाना, लॉजिकल पीपल पार्टिसिपेशन। सो वी नीड टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट्स। म्यूनसिपालिटीज़ जहाँ हैं, मेती इलाकों में, वहाँ उन्हें स्ट्रेंथन करिए, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स जहाँ जहाँ ट्राइबल एरियाज में अकॉर्डिंग टू द 6th शेड्यूल, वी नीड टू रिफॉर्म देम एंड वी नीड टू मेक देम मोर पार्टिसिपेटरी एंड मोर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। अब वो 1960s, 70s, 80s नहीं है, दिस द प्रेजेंट टाइम। अगर उन्हें अपने युवाओं को अब आगे बचाना है, ड्रग्स और हथियारों के हाथ नहीं जाने देना है, ग्लोबल डायनामिक्स से हम बच नहीं सकते। जो जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं, हमें उन्हें सर्व करना है, तो हमें भी अपनी शिक्षा में, अपने प्रोग्राम में, प्रोजेक्टों में वो बदलाव लाने होंगे। ये उन्हें बताना है कि आप अपनी तरक्की की तरफ विचार करिए। इसके लिए कॉन्फिडेंस आए उसके पहले ज़रूरी है कि सरकार जो पैसा उन एरियाज़ के लिए ईयर मार्क करती है, उसके तहत जो डेवलपमेंट होनी दिखती है वो पहले दिखे। सो द प्राइमरी नीड इज़ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करिए, रोड कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करिए, मार्केट मंडी सिस्टम को स्ट्रेंथन करिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स चाहिए वो लाइए, बेहतर फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंड्यूस करिए, उन्हें बाज़ारों से जोड़िए, अच्छी कीमतों का सपोर्ट दीजिए। अगर किसी तरह का इसके लिए स्पेशल पैकेज की नीड है, उनकी क्रॉप्स को अगर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट करने की नीड है, सपोर्ट देम। अच्छी फार्म इंश्योरेंस दीजिए, मतलब वो जिन जिन कारणों से वल्नरेबल हैं, हटाइए उन कारणों को, वल्नरेबिलिटी के रीजंस ख़त्म करिए। जब तक वो वल्नरेबल रहेंगे, वो मुड़ मुड़ के उधर जाते रहेंगे पॉपी और वेपन की ओर, ये आप रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो, पेट की भूख के आगे क्या राज्य की परिभाषा, क्या राष्ट्र की परिभाषा? पहले तो पेट है भाई, जिंदा रहेंगे तो सब रहेगा। और फिर सवाल भी तो जायज़ है कि जो राष्ट्र, जो राज्य पेट नहीं भर रहा, कितना खड़े हो जाएं उसके लिए। क्योंकि अब कौन सा लड़ाई है अंग्रेजों से, अब कौन सा लड़ाई है विदेशियों से? अब तो अपने ही पेट नहीं भर रहे हैं, तो फिर अपने ही पेट नहीं भर रहे हैं मतलब अपना मानते ही नहीं। हमें 3rd रैंक का सिटीजन मानते हैं, तो वहाँ के लोकलाइट्स का, वहाँ के लोगों का ये सेंटीमेंट है कि 2nd रैंक तो छोड़ो, वी आर 3rd रैंक सिटीजन्स। कोई पड़ी नहीं है हमारी किसी को। ये कंसेप्ट इज़ नॉट करेक्ट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लेस द थिंग विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कॉलोनी बनाने के पहले ग्रीन बेल्ट, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर कर दो, प्लॉट लोग खुद खरीद लेंगे, मकान बन जाएंगे। ये सरकार को देना है वहाँ पे। इंडस्ट्रीज़, एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ ले जा करके इंगेज कराया जाए, उनकी बातचीत करवाई जाए कि यहाँ निवेश हो सकता है, किन किन एरियाज़ में हो सकता है, फाइंड आउट। उसके लिए माहौल बनाया जाए। जो लैंड आपको ख़रीदने हैं, अपने अंदर लेने हैं, वो लैंड खरीदिए, ऑटोनॉमस काउंसिल से बात करिए कि ये लैंड हमें प्रकोर करना है, इसके तहत ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लगना है, इसे लगने दीजिए। इंडस्ट्री यानी कि बिजनेसेस और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में एक डिस्ट्रस्ट है कि इंडस्ट्रीज जब आती हैं, हमारे वनों को काटती हैं, हमारी ज़मीन को उपयोग करती हैं, हमारी नदियों को गंदा करती हैं, हमारे पर्यावरण को, और हमें लाभ नहीं देती हैं, मुनाफा कमा के ले जाती हैं। ये नोशन ख़त्म करनी होगी। इंडस्ट्रीज़ को वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो लेबर लॉज मजबूती से लागू करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल लॉज मजबूती से लागू करने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रॉपर हो इन क्षेत्रों का,
तो जो कम्युनिटीज़ में फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन एट मैनी लेवल, उन्हें लगता है हमें हर चीज़ से एलिनेट कर दिया जाता है, हमारे अधिकारों से, हमारे संसाधनों से, हमारी संस्कृति से, हमारा कल्चर, हमारा लैंड, हमारे राइट्स, हमारे रिसोर्सेज। आप आते हैं, एक पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमें विस्थापित कर देते हैं। आप आते हैं, एक फैक्ट्री लगती है, हमें विस्थापित कर देते हैं। आप आते हैं, एक नीति बनाते हैं, सड़क निकालते हैं, हमें विस्थापित कर देते हैं। तो हम इतने ज़्यादा थर्ड रैंक के सिटीजन है भाई। ना हमसे पूछा जाता है कि यहाँ से रोड निकालनी, ना हमसे पूछा जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ना हमें बताया जाता है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेने का जो रेट है वो क्या होगा, ना हम उसे तय करने में शामिल हैं, ना हमारे बच्चों को उसमें रोज़गार दिया जाता है। और कह ये दिया जाता है कि रोज़गार देने को तैयार है, आपके बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं है तो कोई इंजीनियर ही नहीं। इंजीनियर तो तब हो जब यहाँ कॉलेज खुले, पढ़े तो तब जब यहाँ स्कूल खुले। स्कूल आप मत खोलिए, कॉलेज आप मत खोलिए, हम इंजीनियर कभी नहीं बनेंगे। हमारी छाती पे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना और दूसरे राज्यों से ला के इंजीनियर बैठाना, फिर ख़त्म कहानी। ज़मीनें हम देंगे उनको अपनी। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। ओके, so if we want to make them capable to earn their livelihood, we need to translocate the industrial projects over there from other areas of the country, and ultimately we need to give them the stakeholdership in the form of decision making, in the form of a price, you can say a discovery of the land or anything, or in the form of employment. हमें ये करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करके ही ये हो पाएगा, तभी ये बातें होनी, वरना ये सब भूल जाओ सारी कहानी। और जो उन क्षेत्र के पोटेंशियल से आइडेंटिफाई करिए, टूरिज्म इज़ द पोटेंशियल, आइडेंटिफाई इट। इसकी ब्यूटी क्या है? आज मैं हैरान हो जाता हूँ, आप लोग टिकटें कटा कटा के किधर फुर्र हो रहे हैं, कोई मालदीव जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई किधर। मतलब अपना नॉर्थ ईस्ट देखिए, ज़बरदस्त। क्यों? टूरिज़्म कंपनीज़ के पास उनको लेके कोई पैकेजेस नहीं, कोई कंटेंट तैयार नहीं किया गया है कि वहाँ की लोकेशंस की ब्यूटी क्या है। तो जब वहाँ जाएंगे, होम स्टेज में रहेंगे, उनका कल्चर, कस्टम, मैनर देखेंगे, आपको पता रहेगा मेरे देशवासी हैं, अपने लोग हैं, वो आपका देखेंगे कल्चर, आप उनका देखेंगे। इससे देश नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। आज आप सब लोगों के दिल में वो गाना है ना, केसरिया, क्योंकि राजस्थान ने टूरिज़्म को प्रमोट किया। आप सबको पता है राजस्थान मतलब ये, राजस्थान मतलब दाल बाटी चूरमा, राजस्थान मतलब चोखी धानी। कितने बन गए पंजाब में ही चारों तरफ, क्यों? आप जानते हैं उसके बारे में। और वो लोग भी जानते हैं मक्की दी रोटी थे, सरसों का साग। ये तो हमारा था, बाद में पता नहीं कौन से छोले भटूरे वाले आ गए, और सारी दुनिया पता नहीं पंजाबियों को कब जानने लगी। पंजाबी तो खाते छोले भटूरे, कब खाते छोले भटूरे, है कि नहीं? पंजाबी तो छोले भटूरे, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग थिंग। मक्की दी रोटी सरसों का साग, दैट इज़ द करेक्ट थिंग। मक्खन, लस्सी, तो वो अपना भी जानते हैं पंजाबी खाना। भाई मैं तुमसे पूछता हूँ, मणिपुरी खाना बताओ, आसामी खाना बताओ, अरुणाचली खाना बताओ, नागालैंड का खाना बताओ, मिज़ोरम का खाना बताओ, त्रिपुरा खाना बताओ। छोड़ो राजधानियाँ बताओ, छोड़ो उनकी लैंग्वेजेस बताओ। तो कुकी ये कहते हैं कि ये मेतियों की लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, मणिपुरी। हमारी लैंग्वेज किधर है? 8वें शेड्यूल में किधर भी नहीं। अभी तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है 8वें शेड्यूल में, तो हमारी रिकॉग्निशन क्या होगी फिर? तो सोचो, वो कुकी ये कहते हैं अगर हमें यूपीएससी का पेपर देना है तो या तो हमें फिर उस लैंग्वेज में देना पड़ेगा जो हमारी नहीं है, या मणिपुरी में देंगे। लेकिन इनको मेतियों को देना है तो ये अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, क्योंकि 8वें शेड्यूल में इनकी भाषा है। ये कितना बड़ा फ़र्क आ गया एक ही राज्य में रहने वाले दो लोगों का। आप इमेजिन करो, इससे स्टेटस बदल जाता है पूरा। और ऐसे सवाल जब वो उठाते हैं तो फिर गृह मंत्री से जवाब देते नहीं बनता। ये बात तो सही है भाई, उनकी लैंग्वेज तो है कॉन्स्टिट्यूशन में और आपकी अभी है नहीं है, ये तो फैक्ट है। तो ये है कहानी। वो कहते हैं हमारी अपनी लैंग्वेज है यार, हमारी अपनी कल्चर कस्टम है, हम मणिपुरी क्यों सीखे भाई? हम क्यों मजबूर हों ये करने के लिए? ये कहानी है। तो देश ने इतनी लैंग्वेजेस 8वें शेड्यूल में इसलिए डाली हैं कि हम ऑल इनकम्पैसिंग सोसाइटी, प्लूरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसलिए। वरना सभी एलिनेटेड फील करते। अभी थोड़ी देर के लिए पंजाब में बैठे, अभी थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ करो, आपको कोई आके कान में बताए पंजाबी में यूपीएससी नहीं दे सकते, आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, गुजराती में दे सकते हैं। खून खौल जाएगा सुन के कि अच्छा पंजाबी में नहीं दे सकते और गुजराती में। पंजाबी कल निकाल दी, कल तक दे सकते थे। मैं कहता हूँ सड़कों पे आ जाओगे दो मिनट के अंदर आप लोग, क्योंकि 1 मिनट में रियलाइज़ होगा कि हम कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं इंडिया के। हमसे सुपीरियर हैं हरियाणवी, हमसे सुपीरियर हैं गुजराती, राजस्थानी, हमसे सुपीरियर हैं कर्नाटक के लोग, तमिल के लोग, मलयालम नहीं। तो इट इज़ अ सेंस ऑफ सुपीरिटी और इन्फीरिटी, दैट इज़ द सिस्टम। राज्य को सबको बराबर रखना है। तो उनकी ऐसी शिकायतें हैं।
तो वो शिकायतें दूर करने के लिए बातचीत और ये डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भैया ये देनी पड़ेगी। ये स्यूडो मैनर में नहीं, उनसे बात करो, उनसे पूछो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, महिलाओं को का लेवल क्या है यहाँ पे, लोकल आर्टिजनल एक्टिविटी आपकी क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है, आप क्या क्या बना लेते हो बैम्बू के साथ, बाकी ग्रासेस के साथ, कैसे क्या है आपके स्किल्स क्या सेट क्या हैं, उन्हें हम बाज़ारों तक लेकर के जाएंगे, टूरिज़्म बढ़ाएंगे, कैसे भी करके हम आपका रोज़गार का प्रबंध करेंगे। हम मॉडर्न इंडस्ट्री भी यहाँ ले करके आएंगे, सारा कुछ करेंगे। मणिपुर लोकटक लेक हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, हम टूरिज़्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। स्ट्रेंथनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अब ये क्लास में मैं खड़ा हूँ, मैं सबको पानी पिलाना चाहता हूँ, सारे प्यासे हैं, मैं सबको भोजन देना चाहता हूँ, सारे भोजन भूखे हैं, बिल्कुल सही, ये मेरा बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टेट और ये आपकी नीड भी है। लेकिन शरारती आदमी ने देखा कि ये क्या हो गया, सब तो इसको कहना मानने लगे, तो उसको पहले पानी दिया, कहता मैं नहीं पीता। वो मूवी देखी थी ना जय माता दी, उसमें जब भैरव आया था भंडारा खाने तो श्रीधर पंडित ने उसको जब पहले भोजन दिया, कहता ये नहीं खाएंगे, वो लेके आओ। जब फिर वो लेके आया, कहता ये नहीं खाएंगे, जाओ मांस मच्छी लेके आओ। फिर माता ने उसे बताया, कहती बताती हूँ तेरे को टिकाती हूँ मैं, वो भंडारे पे नहीं आया बेटे, कुछ और ही करने आया। शक्ति का भी प्रयोग जरूरी है, पानी की जरूरत है पानी दे रहे हैं, भोजन की जरूरत है भोजन दे रहे हैं। अब शरारती तत्व शांति चाहता ही नहीं है जब, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शांत समाज को इस शरारती तत्व से भी मुक्त कराओ। जब क्लास में या घर में सारी सही जायज़ मांगे मानने के बाद घर का मुखिया और क्लास की टीचर सब बच्चों को कन्विंस कर लेती थी, इसके बाद भी एक जब मुंह बना के बैठा होता था कि नहीं अभी भी नहीं मानना मैंने, उसको उठा के साइड करते थे कि तू चल, फिर तू चल निकल, फिर हम लोग तो जा रहे हैं घूमने। फिर वो बाद में सीधा होके आ जाता था। लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ है भाई, डेवलपमेंट तभी आएगी, एम्प्लॉयमेंट तभी आएगी, इन्वेस्टमेंट तभी आएगी, पीसफुल एक्टिविटीज़ भी तभी हो पाएंगी जब राज्य में समर्थ भी हो उन लोगों को रोकने का जो स्टिल मिसक्रिएंट एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये हमेशा ज़रूरी है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बनाने को के लिए स्ट्रेंथ का यूज़ करना भी ज़रूरी है, पावर का यूज़ करना ज़रूरी है। तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बराबर बनाई रखे, कोई कानून की उल्लंघना ना करे किसी भी मैनर में। इंडस्ट्री वहाँ आ रही है, पता लगे लोग मशाल लेके आए, इंडस्ट्री का मालिक पकड़ के जला दिया, इंडस्ट्री जला दी, 20 साल तक कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी वहाँ पे। कोई आदमी सोचेगा, भी आप ही में से कोई सोचेगा 3-4 साल 5 साल IAS की जॉब करने के बाद कि मैं नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करना चाहता हूँ, घर वाले कहेंगे वहाँ तो मालिक जला देते हैं, तुझे नहीं जाने देंगे। समझो, ऐसा ये सही है। तो अब जब इंडस्ट्री रूल्स से चल रही है, जेन्युइनिटी से चल रही है, नियम से चल रही है, स्टेट शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री, कि कोई जला ना दे। कम्युनिटी के जो लोग जॉब करने आ रहे हैं रास्ते में, अब जिनका हथियारों के दम पे दम काम चलता था, अब उनकी यूटिलिटी घट रही है, कहीं वो उनको ना रोके कि कहाँ जा रहे हो जॉब करने। कोई इस गांव से निकला जॉब के लिए तो भून दिया जाएगा, जैसे शोले में गब्बर करता होता था कि जिसने भी उन दोनों की मदद की उन्हें काट दिया जाएगा। ये भी तो ठीक बात नहीं, फिर भी तो प्रोग्रेस नहीं आ पाएगी। तो मिलिटेंसी को ख़त्म करना पड़ता है भाई, जो भी उसके राह में रोड़ा बने शांति के, फिर उसे हटाना भी पड़ता है। तो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब नहीं है कि सारी पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस ऐसे हथियार लेकर खड़े हो जाए, मिलिटराइज कर दे सबको। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब इंस्टीट्यूशन शुड वर्क प्रॉपरली, करप्शन रिमूव करो, पुलिसिंग रिफॉर्म करो, पुलिस को पता हो कि इज्जत बढ़ाने जा रहे हैं, किसी के घर घटाने नहीं। पुलिस जब खड़ी हो जाए तो आपकी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए, पुलिस ऐसी होती है। पुलिस जब खड़ी हो और आप टेंशन में आ जाएं कि अब इसके मुंह से पता नहीं क्या ही निकल आना है और मेरी बेइज्जती हो जानी है, तब तक हमें शर्म आनी चाहिए, ये पुलिसिंग नहीं है। और लंबे वर्षों से कई कमेटियों की रिकमेंडेशंस पेंडिंग पड़ी हैं कि पुलिस रिफॉर्म इज़ द मस्ट नीड ऑफ द टाइम। पुलिस को नए बदलते डायनेमिक्स के साथ डील करने का नहीं पता। सिविल सोसाइटी मेंबर, यूथ ज़्यादा फर्राटेदार लैंग्वेज बोल रहा है पुलिस से। और अभी अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वेब सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, कोहरा। उस कोहरा वेब सीरीज़ में देखिए कि सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, वो जो विदेशी औरत है क्लारा, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ढंग से, और 12वीं का बच्चा यहाँ अंग्रेजी फर्राट मार रहा है, आइल्स का एग्जाम क्लियर कर रहा है, और अपना सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी कश्मकश में है कि लैंग्वेज में कम्युनिकेट कैसे करूँ। फर्राटेदार बच्चे मोबाइल ऐसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, और वो कह रहा है क्या किया तुमने मोबाइल पे बच्चों? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का फर्राटेदार इस्तेमाल कर रही है सोसाइटी।
और उनको प्रोटेक्शन देने वाली पुलिस उनसे पीछे चल रही है। समझो अभी बात। फ्यू इंटेलिजेंस पर्सन, इंटेलिजेंस विंग्स आर देयर स्टिल, अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। युवा बदल गया है। पहले स्कूलों में डंडे चलते थे, मुर्गे बनाते थे, मुर्गा रैली निकालते थे, अब स्कूलों में ये होता है। जब पूरे समाज का माहौल बदल रहा है तो पुलिस भी बदले, है ना। आज भी चौक चौराहे पे खड़ा करके स्कूटर पकड़ के, हाँ भाई किधर है, इधर है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, किधर इधर क्या। सिंपल थिंग। फॉरेन में जब मैं वहाँ गया, जहाँ आपने कहानियाँ सुनी होंगी, सिंपल स्टोरी है। आपने ओवर स्पीडिंग की, हार्ले डेविडसन पे एक आदमी आता है, सिंपल एक इशारा करता है कि प्लीज़ पार्क योर बाइक देयर। बाइक पार्क की, शो मी योर लाइसेंस प्लीज़। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। आप कह रहे नहीं आई एम नॉट सॉरी, प्लीज़ शो मी योर लाइसेंस। लाइसेंस दिखाया, क्लिक, स्कैन, ओके थैंक यू माइट, गो। घर पर इतना मोटा जब $1200 का चालान आता है, जिसे कमाने में 3 हफ्ते बीते होते हैं, फिर सांस सूख जाती, कहते भाई ओवर स्पीडिंग नहीं कर। उसने कोई बहस नहीं, हो गड्डी बड़ी तेज चला रहा था, कौन सा बाइक है हैं, ये क्या, ये कौन सी खेलें चल रही हैं। किसने बोला इतना ओवर एंगेज होने को, किसने बोला इतनी बात करने को। चुप करके चालान बनता, चालान करो, कहानी खत्म। रिस्पेक्टफुल रहो, डिकोरम रहो। दिस इज द रिक्वायरमेंट। मल्टीपल स्केल पे पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग कॉन्सेप्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर पुलिस का सम्मान आना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, क्वेश्चनिंग कैसे की जाए, कंप्लेंट्स कैसे रजिस्टर की जाएँ, फर्स्ट हैंड कैसे डीलिंग होनी चाहिए, उन लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। बड़े फ्रंट पर रिफॉर्म चाहिए भाई, बहुत बदलाव चाहिए। तो फीडबैक मैकेनिज्म इज द मस्ट थिंग। देयर शुड बी द सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉम द लोअर टू द हायर लेवल, और यहाँ पे सेंटर को बड़ी भूमिका निभानी है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं सारे, उन सभी को अकाउंटेबल, आंसरेबल बहुत स्ट्रांगली बनाना है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर तब मेंटेन रहेगा। कभी भी ये गलत मत कंफ्यूज करिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब सीधा ये है बल का प्रयोग, शांति। धारा 144 या कर्फ्यू या मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगा करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होते, ये भ्रम त्याग दीजिए आप। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की परिस्थितियां बने ही ना। सबसे पहली शर्त है करप्शन को दूर किया जाए, सबसे पहली शर्त है कि समाज की ज़रूरतों को समझा जाए, सबसे पहली शर्त है कि रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ पुलिसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो। एक महिला 3 दिन से जाकर के शिकायत कर रही है कलेक्टर के दफ्तर के बाहर, व्हाट इज़ दिस सिचुएशन। फिर जब वो अपना समाज लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट करेगी, फिर आप उन पर लाठियाँ भांजेंगे और फिर दंगे भड़केंगे। ये ज़रूरी था? आपके पास कोई ग्रीवेंसेज और रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा नहीं था? सुन लेते उसकी बात पहले दिन ही, पहले घंटे में ही कोई मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करिए। तो डिजिटलाइजेशन की हेल्प से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, ग्रीवेंसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म बेहतर बनाइए, ओम्बड्समैन सिस्टम इंड्यूस करिए। ये सारी रिफॉर्म्स की चीज़ें हैं, इन सबको इंड्यूस करिए, सब ठीक हो जाएगा। बैंकिंग रिफॉर्म्स आया, आज बैंक के स्टाफ मेंबर, वहाँ मोटा मोटा ओम्बड्समैन का नंबर लिखा होता है ब्लू कलर के बोर्ड पे, एक दिन गए काम नहीं किया। रिसेंटली मैंने एग्जांपल बताया था, मेरे मदर गए थे अकाउंट खुलाने 1000 रुपये ले गए थे, तो नहीं खोला था, मैंने बताया 0 रुपीज़ पे खुला है अकाउंट। कल कॉपी दिखा दूंगा आपको, अगले दिन कुछ नहीं किया मैंने, कोई धाक नहीं, बस मैनेजर के रूम में जा करके 3 बातें बताई जो पिछले दिन के स्टाफ ने मेरी मदर को कही, और उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या ये लीगल थी? उसने बोला नहीं, बिल्कुल लीगल नहीं है। तो फिर एक ही बात कही कि मैं डायरेक्टली ओम्बड्समैन पे कंप्लेंट करने वाला था, पर मैंने सोचा कि आपके नोटिस में पहले मैं ये ले आऊँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप मेरे नोटिस में ले आए, ओम्बड्समैन की कोई नीड नहीं है, आपका भी अकाउंट खुल जाता है, और आगे के लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं, दैट्स ऑल। तो द थिंग इज़, इस तरह से हमने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, तब लॉ एंड ऑर्डर आना है भाई। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि टंटा खुद नहीं सुलझाना है, पुलिस सुलझाती है। जब हमें पता है कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल है 8000 का, पुलिस ढूंढ के देगी तो 5000 लेगी, फिर आप कहते हैं छड़ पड़ा, अब नहीं करानी कंप्लेंट। जब आपको पता है बाइक चोरी हो गया, बाइक की वैल्यू 12000 डल रही है, और जितना चोर चुरा के लेके थोड़ा बहुत सामान वो भी बेचेंगे, अगर पुलिस ने ढूंढ के दे दिया 7-8 हज़ार वो भी लेगी, ऊपर से हरासमेंट अलग। घर वाले कोड़ा घूंट पी लेते हैं, कहते हैं छोड़ भरा कंप्लेंट भी इस हिसाब से कराते हैं, डर के मारे। जब कोई एक रिश्तेदार कहता है कि कंप्लेंट तो करा दो, एटलीस्ट बाइक मिले ना मिले, कल को कोई बम लगा के उसमें हैदराबाद में बम फोड़ दे, तुम्हारा नाम लग जाए, फिर कहते हो इसलिए तो फिर करानी ही पड़ेगी। फिर कंप्लेंट कराते और पुलिस वाले को कहते हैं ढूंढना मतलब ठीक, बस कंप्लेंट दे दो, कॉपी दे दो कंप्लेंट की कॉपी दे दो कि कहीं IED बम के लिए यूज़ ना हो जाए मेरी बाइक, बाकी बाइक नहीं चाहिए। और बाकी फ़ोन आ गया आपको कि मोबाइल तो मिल गया, ले जाओ, लेने नहीं जा रहे, वो 2 बार कह रहे ले जाओ। दोस्त पूछ रहा है यार इतनी अच्छी पुलिस तुम्हारी कंट्री की, लेने क्यों नहीं जा रहे? कहते अरे फ़ोन की उतनी वैल्यू नहीं है जितने लेने के पैसे लग जाने। समझो ये चीज़ें ठीक नहीं।
I'm not saying that everyone is like that, but this is the system at the level of surface. ये है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो जब लोग अपने लेवल पे ही मसले तब नहीं सुलझाएंगे जब उन्हें दिखेगा कि जो इंस्टीट्यूशन उन मसलों को सुलझाने के लिए हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं। ऑर्डर ऐसे मेंटेन होता है। ऑर्डर में सिर्फ लोग नहीं आते हैं, होल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आता है, देन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। आप लॉ के साथ तभी अबाइड करते हैं जब लॉ आपको एम्पावर करता है। जब लॉ आपको एम्पावर ना करे, स्ट्रेंथन ना करे, हु विल अबाइड बाय द लॉ? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मैंने नियम बनाया है इस कमरे में कि बारी बारी सबको पानी मिलेगा, सपोज करो ये लॉ है। अंतिम पंक्ति वाला तभी पेशेंस रखेगा ना जब उसको दिखता है कि पानी रोज मिलता है। जब उसको दिख रहा है सेकंड लाइन में ही उड़ जाता है, सारे लूट ले जाते हैं, तो वो उस लॉ की वो छलांग मार के पिछली कुर्सियों से आगे आके झपट्टा मार लेगा। ऐसा होता है ना जब खुले भंडारे बरताए जाते हैं, जब कहीं कोई लॉ नहीं होता है, जब जिसमें जोर है चल जाओ, चढ़ जाओ इस रेलगाड़ी में, कैसे छोटे से डोर के आगे लोग चिपटे होते हैं। तो लॉ का मतलब एम्पावरमेंट। जब लॉ एम्पावर नहीं करते तब लोग उसे अबाइड नहीं करते। ऐसे लॉ को या तो फेंको या उसे फिर सही रूप में स्थापित करो। तो लॉ के बाद ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर आएगा। तो ये खाली जनता की जिम्मेवारी नहीं है कि मूक दर्शक बन के लॉ फॉलो करती रहे और ऑर्डर में रहे। जो वो लॉ बना रहे हैं और जो उस ऑर्डर को फॉलो करा रहे हैं उन पर जिम्मेवारी आती है इस बात की कि उस लॉ में उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उन्हें कौन सा ऑर्डर फॉलो कराना है। इफ़ दे विल फुलफिल देयर ड्यूटीज़, अल्टीमेटली पीपल विल फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। मेरी बात को समझे आप? ट्रैफिक सिग्नल पे जितना आप नियम की उल्लंघना कर रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल को जंप करके, उतनी वो भी नियम की उल्लंघना कर रहे हैं आपसे 100 रुपये लेके आपको छोड़ के। जब वो 100 रुपये पहली बार मना करेंगे, आप अगली बार राइट लाइट भी नहीं जंप करेंगे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। हर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इज़ रिक्वायर्ड, अकाउंटेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, चीज़ें सेट होने लग जाएंगी, थिंग्स विल वर्क प्रॉपरली। लोग टाइमली ऑफिस आएंगे, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करेंगे, ग्रीवेंसेस एड्रेस किए जाएंगे, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएंगे, कंप्लेंट्स सुनी जाएंगी, सभी महकमे एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नर, सिस्टम ऑफ चीफ मिनिस्टर, थ्रू आउट द हायरार्की टिल द peon, everybody will work properly, and it is the requirement of the northeast. Okay, so law and order का मतलब कभी कंफ्यूज मत करना डंडा या बंदूक, ऐसा नहीं होता है। एड्रेसिंग द रूट कॉजेज। रूट कॉजेज क्या है? अभी हम सुने, मेन रूट कॉज एलिनेशन है। हर फ्रंट पर एलिनेशन है। क्यों चाहते हैं वो सॉवरेनिटी? क्यों चाहते हैं अपनी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन? कई लोग यहाँ पर आकर के एक बात कह रहे हैं कि देयर इज़ ओनली वन लास्टिंग सोल्यूशन। मैंने पूछा क्या? कई लोगों को जब मैं बात कहता हूँ तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे घर आते हैं रोज़ इतने लोग? नहीं। आपको लगता होगा मैं उनसे पूछता हूँ क्या? ऐसा तो नहीं। कई लोग मैंने जितने 40-50 आर्टिकल पढ़े वो सारे किसी ने लिखे हैं, तो वो सारे सोल्यूशन बताते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या? तो वो ये जवाब देते हैं कि देखिए लास्टिंग सोल्यूशन ये है कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए कुकियों का, जिसके तहत उनका चुराचांदपुर का इलाका, चंदेल का इलाका सारा क्रिएट हो जाए। ये वो कह रहे हैं कि ये है लास्टिंग सोल्यूशन। तो फिर वो सेट हो जाएंगे। अपना मेतियों का इलाका हो गया, ये उनका हो गया। तो ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जो पूरा मणिपुर है उसका 90% तो पहाड़ है, 10% वैली है, और डोमिनेंट पॉपुलेशन पूरे मणिपुर की मेती है। तो जिनकी जनसंख्या ही 54% है, वो 10% लैंड में सीमित होने को स्वीकार करेंगे? आप खुद सोचो, ये लास्टिंग सोल्यूशन कैसे होगा? बात को समझिए। फिर वो बॉयल पे आ जाएंगे, वो इंसर्जेंसी में एंगेज हो जाएंगे कि हमारा आगे क्या है। उत्तर का क्षेत्र फिर आप नागाओं को दे देंगे, दक्षिण सारा आपने दे दिया जो को, दोनों के बना दिया आपने इंडिपेंडेंट यूनिट। और हम 10% इस वैली में सिकुड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं, किधर जाए? हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ऐसे सॉल्यूशंस लास्टिंग होते नहीं ज़्यादा। आप समझिए, रूट कॉज एलिनेशन है। और ऑलवेज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी प्रोवाइड कर देना किसी को रूट कॉज का सोल्यूशन नहीं है। सेंस ऑफ डिप्रीवेशन वहीं की वहीं खड़ी है, सेंस ऑफ एलिवेशन वहीं खड़ी है। अब मेती नहीं राज करेंगे उन पे, तो उनके भीतर में जो मजबूत हैं वो राज करने लग जाएंगे। गरीबी तो वहीं खड़ी है ना यार, भुखमरी तो वहीं खड़ी है ना यार, बेरोजगारी तो वहीं खड़ी है ना, सेंस ऑफ प्राइड तो आया ही नहीं ना। तो मुद्दे की कहानी ये है कि जो अब तक के प्रोविज़न हैं, मैं ऐसा मानता हूँ वो बहुत काफ़ी हैं। हिली एरियाज़ का लैंड प्रोटेक्टेड है,
वैली पीपल कैन नॉट परचेज दैट लैंड, कैन नॉट एंटर इन टू दैट लैंड, इट इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड, द स्टेटस इज देयर। ये क्लियर है सबको। सारी समस्या वहाँ पर आ रही है कि हिल्स तक, जैसे ये है कि मैंने आपसे आज प्रॉमिस कर दिया कि आज से मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा, आई एम द फादर ऑफ द हाउस, और मैंने कह दिया कि आज से तुम अपनी मर्जी ज़िंदगी दो, आज से बाद मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ही तो अर्निंग हैंड भी था, मैं ही तो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला था। अब मैंने कमरे में ना आने का वादा कर दिया है, मैं आ नहीं रहा और मैं जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया। आप कमरे के अंदर ही भूखे मर गए, कमरा लेके क्या करेंगे? पर अब मेरी बराबर जिम्मेवारी भी तो बनती थी कि जिनके साथ मैं जिन कमरों में, उनके साथ साथ आपको भी वो धन उपलब्ध कराऊं, आपको भी वो संभावनाएं उपलब्ध कराऊं। तो कमरे ले लेके क्या करेंगे अपने आइसोलेटेड? पहाड़ियाँ ले लेके क्या करेंगे? मुद्दा तो ये है, पहाड़ी का विकास करना है। फिर पहाड़ी में घुस जाएंगे, पहाड़ी थोड़ा ना खाते रहना बैठ के। फिर वही कहानी, अपने युवाओं को उसी स्टेट में रखना है, मतलब वहीं उसी माहौल में रखना है, ये ठीक नहीं। तो जितने ऑलरेडी 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस हैं, मैं मानता हूं कि वो पहले से ही थियोरेटिकली बहुत काफ़ी हैं। सारी प्रॉब्लम उनकी वर्किंग डिस्क्रिपेंसीज में है, उनकी वर्किंग डिस्क्रिपेंसी है। पहली बात कि वहाँ पर उनमें जो भी लूप होल्स हैं उनको मिसयूज़ किया जाता है, चाहे वो मिसयूज़ ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल के लीडर्स कर रहे हों, चाहे कभी गवर्नर कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट के एंड पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो रही है, जैसा भी करके हो रहा है वो मिसयूज़ होते हैं लूप होल्स। और दूसरी बड़ी बात, विकास नहीं पहुंचा है। ऑटोनॉमी मैंने आइसोलेशन में बदल गई, मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ। ऑटोनॉमी कभी आइसोलेशन में नहीं बदलनी चाहिए। आई बात समझ में? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप स्वायत्त हो गए। स्वायत्त संस्था को खुद को दूसरों से अलग नहीं करना है और विकसित करना है। अगर अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड स्टेटस दे दूँ, मैं उसको ऑटोनॉमस कर रहा हूँ। ऑटोनॉमस होने का मतलब ये नहीं है दुनिया भारत की शिक्षा पद्धति से अलग हो जाए, कंपटीशन से अलग हो जाए, ग्लोबल कंपटीशन से अलग। अरे अब तो तुम डीम्ड हो गए, अब तो तुम ऑटोनॉमस हो गए यार, अब तो और ज़्यादा रिसर्च में आ जाओ, और प्रोग्रेसिव हो जाओ, और बेहतर हो जाओ, अपने डिस्टिंक्ट कल्चर कस्टम मैनर को लेकर के और स्ट्रांग हो जाओ। पर वो जुड़ने से तो नहीं रोकती चीज़। तो ऐसे में रूट कॉजेज़ को समझिए। उनको पार्टिसिपेशन का लैक फील होता है, वो बढ़ाओ। उनको वो लैक होता है, उनको होता है हमसे सलाह नहीं होती, उनको होता है कि केंद्र देखता ही नहीं इधर, हमारे पास आता कौन है? 2 महीने से जल रहे हैं, फिर कौन आया? 2 महीने से जल रहे हैं तो कौन आया? ना बयान आया, ना कुछ और आया। उनको होता है कि चुनावों के समय में ही हमें दुधारू गाय की तरह दुहाया ना जाए, हमें हर समय दिमाग में रखा जाए कि हम हैं। उनको ये होता है कि हमारे यहाँ के लोगों की प्लानिंग अगर आपको करनी है, हमारे लोग शामिल हों और वो जो सही में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्यूडो मेंबर्स नहीं, सही में जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे रूट कॉज यहाँ पर छुपे हुए हैं, हम इनको हल कर लें, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑलरेडी प्रोविजंस इनफ हैं वहाँ पर। आप इस बात को समझिए। देखिए एक चीज़ समझिए, जम्मू कश्मीर के केस में समझिए। जम्मू कश्मीर के केस में क्या हुआ? एक तरफ हम कह रहे हैं कि जैसे कुकियों को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दे दीजिए, एवरलास्टिंग सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, मैं कुकियों के ही हक में बात कर रहा हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में तो 370 लागू रखी थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखा था। अब 370 हटाना नहीं हटाना, सही गलत में डिबेट में नहीं जा रहा, पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि फिर अभी 370 लगी ही थी, 2019 में ही हटी है, तो कितना विकास हो गया फिर जम्मू कश्मीर का? तो कितनी शिक्षा फैल गई वहाँ के युवाओं में? फिर तो कितनी डेवलपमेंट हो गई? फिर तो क्या ऑटोनॉमी आइसोलेशन में नहीं बदली? वहाँ बदली ना, ये समझने की चीज़ है ना। तो चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इतनी बड़ी जनसंख्या मुस्लिम कम्युनिटी की उत्तर प्रदेश में रहती है और बहुत सारी प्रोग्रेसिव डेवलप्ड इंडस्ट्री, बहुत ही एडवांस्ड फैमिलीज हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हैदराबाद, दे वेरी डेवलप्ड। सो मुद्दे की कहानी यह है कि एक कहानी है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की। तो ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं आ रहा, लेकिन अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के वाइज देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने के कारण वहाँ पर बहुत ही प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ मिलेंगी आपको मुस्लिम्स की। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? 3 से 4 राजघराने, सिर्फ राजघराने माने 3 से 4 राजनीतिक परिवार, बाकियों का क्या हुआ? हाँ, पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये रही कि मुस्लिम मुख्यमंत्री आते रहे। तो जब हम बात ट्राइबल सोसाइटीज़ की कर रहे हैं, वहाँ पर तो ऑलरेडी वो प्रोटेक्शंस हैं कि पॉलिटिकली उनके अफेयर्स वही मैनेज करें। दोज प्रोविजंस आर ऑलरेडी देयर। अब कहानी है उन्हें प्रॉस्पेरस करने की।
रिसोर्स का शेयर देने की, उनकी प्रोग्रेस की फर्दर और पॉलिटिकल स्टैंपिंग करते जाओ। What do you mean by such kind of political isolations, sorry, autonomies which are completely devoid of the substantial developments or anything which is substantial? It is not oriented to the progress. क्या करोगे ऐसी 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 स्वतंत्रता का भी तुम? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे में हमें रूट कॉज पर ध्यान देना जरूरी है। आई बात समझ में? अब धारा 370 खत्म भी हुई है तो मैं नहीं कह रहा कि बहुत विकसित हो गया जम्मू कश्मीर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस पर एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनी भी हो, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते भी रहे हो, तो तब क्या विकसित हो गया मुस्लिम युवा? तब क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? तब क्या प्रोग्रेस हो गई? प्रॉस्पेरिटी स्टेब्लिश हो गई? उसमें हो सकता है राज्य की नीतियाँ खराब हो, केंद्र की नीतियाँ खराब हो, वहाँ का समाज जो है वो इस मैनर में इंचेंट कर दिया गया हो। मेजर कहानी इज़ कि हर बार ऑटोनॉमी दे देना सोल्यूशन नहीं है हर फ्रंट पे, ये भी जानना जरूरी है। वो ऑटोनॉमी अपने आप को इकोनॉमिकली नर्चर कर सके, सोशली इंटरमिंगल हो सके दूसरे कंट्रीज़ के साथ, प्रोग्रेस के साथ जुड़ सके। ग्लोबली क्या हो रहा है आज? बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल हाथों हाथ ले लेते हैं वो लोग। बुलेट ट्रेन्स वहाँ दौड़ाई जाएंगी, क्यों? और 5G कनेक्टिविटी वहाँ लाई गई, क्यों? क्योंकि दोज आर द ग्लोबल नीड्स। ग्लोबल प्लेयर्स वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे एंड दे नीड 5G कनेक्टिविटी, इसलिए भारत ने उन राज्यों में पहले चलाई। सो मोर यू आर ओपन टू द चेंजिंग वर्ल्ड, मोर यू आर ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज, मोर योर कल्चर विल ग्रो, मोर योर कल्चर विल ग्रो। सो ऑटोनॉमी इज नॉट द वे ऑफ आइसोलेशन, इसको समझना हमें। तो ऐसे में आज स्टेट इज़ वेरी स्ट्रांग। तो वो ज़माना नहीं है अब अंग्रेज़ों का, या वो ज़माना नहीं है अब कि मैदानी लोग आए और उनके अधिकार ले गए। तो यही मैं बार बार समझा रहा हूँ, स्टेट को यहाँ स्ट्रांग होना है कि बिना उनकी सहमतियाँ, बिना उनकी सहभागियाँ यानी कि उनकी पार्टिसिपेशन, बिना उनके सुझावों के वहाँ प्रोजेक्ट ना लाए जाएं, वहाँ काम ना किया जाए, उनको पूरा रियल सेंस में स्टेक होल्डरशिप दी जाए। फिर जब ये एंश्योर है तो फिर वहाँ विकास क्यों नहीं आना चाहिए, ये मेरा सवाल है। फिर आइसोलेशन का मतलब क्या है? फिर तो उन्हें विकसित होना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, वहाँ पे मॉडर्न साइंसेस का आना ज़रूरी है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का आना ज़रूरी है। उनके बच्चे डिफेंस में ही नहीं, डिफेंस में आ रहे हैं उनके बच्चे, सिर्फ डिफेंस में नहीं, बैंकिंग सेक्टर में, MNCs में, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह रिफ्लेक्ट होने चाहिए। पर वो तो तभी होंगे ना जब वो उस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, कवर करेंगे, उस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, वो तभी वहाँ पाएंगे, तब अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। वो जब दूसरे राज्यों में रह के प्रोग्रेस सीखेंगे, जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे, वो चीज़ें वहाँ पर वैसी आएंगी। दैट्स ऑल। तो ये रूट कॉजेज़ पर हमें अटैक करना है। ओके, सेंस ऑफ एलिनेशन को दूर करना है, सेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन को यहाँ पर दूर करना है, सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंगनेस को दूर करना है, सेंस ऑफ सेकंड और थर्ड ग्रेड सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को दूर करना है। उन्हें ऐसा लगता है हम बराबर के सहभागी नहीं हैं, हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है। सेंस ऑफ जो पास्ट एट्रॉसिटीज़ कमिट हुई हैं उनको दूर करना है और इंसर्जेंसी की तरफ लोग ना जाएं, ऐसी फ्यूचर ग्राउंड्स ब्रेक नहीं होने देनी है, क्लैशेस को रोकना है, परमानेंट कमेटीज़ बना करके रखी जानी जरूरी हैं जो आपस में लगातार बात करते रहे। इंटरनेशनल सपोर्ट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि समवेयर अराउंड 398 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो मणिपुर शेयर करता है विद म्यांमार, है ना। देखिए, देयर विल बी MCQ क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दैट। MCQ क्वेश्चंस में AFSPA कौन प्रभावी बना सकता है, राज्य, केंद्र, या कौन केंद्र अपने लैंप अलग से भी बना सकता है, प्रभावी बना सकता है। येस, 1972 में वो हो गया। क्या क्या अधिकार हैं काउंट पर्सोनल को, ऐसे MCQs बन सकते हैं, ध्यान रखना। MCQ कंटेंट को कभी मिस मत करना। ये पूछा जाएगा कि ये जगह कहाँ पर है, इसका उत्तर दे देना। ये लेक कहाँ पर है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पर है, पूछा जाएगा, दे देना। ये जो कम्युनिटी कहाँ पर है, इसका उत्तर दे देना। ये कम्युनिटी कहाँ से जानी जाती है, चूड़ाचांदपुर कहाँ पर है, मतलब ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसका उत्तर दे देना। और मणिपुर किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर दे देना। वहाँ की माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, उत्तर दे देना। हाईएस्ट पीक, ऐसे सवाल जब किसी रीजन में इतना चल रहा हो तो आपसे जानकारियाँ मांगी जाती हैं, ठीक है। वहाँ की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्रॉप, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अगर अपन उनके कॉपरेशन को ना साथ लेकर के चले तो मुझे बताइए उत्तर पूर्व का कंप्लीट हल हो जाएगा? उत्तर पूर्व की मुख्य समस्या का कारण क्या है? ड्रग कार्टल्स का पेनिट्रेट करना, माइग्रेंट्स का पेनिट्रेट करना, बॉर्डर का पोरस होना। अमित शाह जब
जून के महीने में भी वहाँ गए, डिस्टर्ब्ड एरिया जब हो गई वायलेंस, तो एक प्रॉमिस ये भी करके आए थे कि डबल बाफ्ड कर देंगे बॉर्डर को। तो ये क्या म्यांमार के साथ मिले जुले बिना हो जाएगा? ये कंसिडरेशन का मैटर नहीं है कि वो मुल्क भी साथ आना चाहिए। तो जब आप देख रहे हैं कि आपकी समस्या आपके मुल्क तक सीमित नहीं है, 1971 में हम बांग्लादेश के युद्ध में, बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान से युद्ध था, हम उसमें कूदे यही कह के ना कि बड़े पैमाने पर हमारे बॉर्डर्स को थ्रेट है, क्योंकि माइग्रेंट्स वहाँ पर बहुत हैवी एक्सोडस वहाँ से लोगों का भारत की ओर आ रहा है, तो हमें तो वहाँ कूदना ही पड़ेगा। तो अब तब हमारे पास ये दलील थी, तो हम एक मुल्क के अफेयर्स में चले गए। तो आज जब वहाँ से हैवी एक्सोडस आ रहे हैं तो उन मुल्कों को ऑन बोर्ड लेना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर किसी तरह के कार्टल्स खड़े हो रहे हैं, कोई पॉपी कल्टिवेशंस हो रही हैं, ड्रग्स मोबिलाइजेशन हो रहे हैं, यहाँ पर बेअंत नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट्स हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ, इमीडिएट शेल्टर पा लेते हैं, वहाँ भाग के चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ आप अक्सर सुनते रहते हैं, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में क्रिमिनल क्राइम करते हैं, अक्सर सुनते हैं नेपाल भाग गया, सुनते हो ना? यहाँ वाला नेपाल भाग जाते हैं, वो वाले म्यांमार भाग जाते हैं। नेपाल से तो फिर पकड़ लाते हैं कि रोड जो है कनेक्टेड है, म्यांमार से निकालने मुश्किल होते हैं। तो क्राइम करो, अंडरग्राउंड हो जाओ, म्यांमार चले जाओ। अब म्यांमार की पुलिस के साथ, आर्म्ड फोर्सेस के साथ प्रॉपर अग्रीमेंट हो, सारी बातचीत हो, क्रिमिनल को पता हो कि इधर रहूँगा उधर ढूंढ के पकड़ के निकालेंगे। 1980s 90s में बहुत मिनेस था साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, कोलंबिया, वेनेजुला के ड्रग कार्टल्स का, नार्कोस का। तब DEA बनाया, ड्रग इन्फोर्समेंट सिस्टम क्रिएट किया अमेरिका ने। उसकी एक ही शर्त थी, कहते अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी कंट्री में नार्को काम कर रहे, करो चिल, लेकिन एक पैकेट अगर तुम्हारी ड्रग्स का हमारी टेरिटरी में डील होता दिखा तुम्हारे नार्कोस के द्वारा, तो घुस जाएंगे, फिर तब मत कहना। तो सभी कंट्रीज़ ने कहा ठीक है, फिर घुस जाना फिर। तो बस DEA के ऑफिसर पूरे एफर्ट्स करते थे कि इस ड्रग कार्टल का बंदा किसी तरह से अपनी ड्रग्स वाला पानी वाला जहाज़ या हवाई जहाज़ उस टापू पे उतारते जो अमेरिकी हद में आता है। जैसे ही वो टापू पे उतरा, DEA ऐसे घुसती थी उस देश में, तबाही मार देती थी। तो DEA बनाया, एक सेपरेट एजेंसी बनाई, उसका प्रावधान बनाया और सारी दुनिया को घोषणा की कि अब ऐसा है, ये बना दिया हमने, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे तुम्हारे लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर उन्होंने अपना चुल इधर फैलाया तो हम फिर तुम्हारे तक भी आके साफ कर देंगे, फिर मत कहना। तो उन कंट्रियों ने भी कहा कि ठीक है। ये बिल्कुल जैसे आपके पड़ोस में लोग हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पड़ोसी को कह रहे हैं, पड़ोसी के माँ बाप को कह रहे हैं तुमसे तुम्हारे बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर छलांग मार के मेरी छत तक आ गया गलती से, तो घुसड़ के तुम्हारे कमरों में इनको सेट करेंगे फिर ठीक है। तो वो माँ बाप भी कह रहे हैं कि फिर अब तुम्हारी छत तक ही आ गए अगर, तो कर देना, क्योंकि फिर वो छत से भाग के अपने घर में घुस जाएगा तो आप रुकेंगे नहीं ना, पकड़ते पकड़ते उसके बाथरूम तक भी घुसेंगे। ऐसे ही DEA घुसा करती थी। DEA जब एक बार पीछे लगती थी, कहते अब तो भाई छोड़ेंगे नहीं, अंदर तक। और फिर लोकल सेनाएं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि फिर वो पड़ोसी के मम्मी पापा को बैठ के देखना ही पड़ेगा, है ना। अब कृपान पुट्ठी करके हूँ वरण डी है वो, फिर उन्होंने वेखना पैना कि हूँ फिर हाडे को तो काबू नहीं होए, इन्होंने तो करना ही सी। यही कहानी है, आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट इज वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल जब ये इशू सेंसिटाइज होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती हैं, हमारे इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क स्ट्रेंथन होते हैं, डाटा एक्सचेंज सीमलेसली होते हैं, प्लेटफॉर्म्स डेडिकेटेड इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इंडियन इंटेलिजेंस उनकी इंटेलिजेंस के बीच में डाटा एक्सचेंज हो क्विकली, कब कौन सी खेप वहाँ से चली, ड्रग्स की, पॉपी की, वेपन्स की, इधर इंफॉर्मेशन रियल टाइम में पास हों, हम उन्हें इनहिबिट कर पाए, ऑब्स्ट्रक्ट कर पाए। जब धीरे धीरे कमर टूटने लग जाएगी अपने आप, जब 2-3 खेप पकड़ लो ना, नॉन प्रॉफिटेबल होता है सब। 3-4 ट्रक पकड़े गए, 3-4 माल पकड़े गए, कार्टल टूट जाते हैं। लेकिन कार्टल देख रहा है देशों में कोई समझौता नहीं, इधर पकड़ने का डर हुआ उधर घुसड़ जाएंगे ट्रक लेके, उधर वालों का इनसे कोई लिंक नहीं, उधर कुछ हुआ वो पकड़ने उधर, ऐसे नहीं। 4 राज्यों में किधर भी भागो सारे लिंक्ड हैं, तो फिर उन्हें पता है कि अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। वो जैसे तुम लोग संगल बना के किसी को पकड़ते थे ना बचपन में खेल, अब जिसको पकड़ रहे हो उसे पता है ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी, चारों को अकेले अकेले धक्का, जब उसे पता है संगल ही बना लिया, अब किधर जाऊँगा, ऐसे हाथ मिलाने पड़ेंगे, तब ये समस्या सॉल्व होगी। और दूसरा इसका एक लाभ हो दूसरा भी होता है। अब जब अपन उन कंट्रीज़ के साथ समझौते करते हैं, हमारे देश की सरकारों पर भी दबाव आता है फिर
फिर वो सरकारें पूछती हैं कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस दिया, डाटा पे एक्सेस दिया, सारी चीज़ों पे एक्सेस दिया, आप इतने इनएक्टिव क्यों हैं, वायलेंस हो रहा है, आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आंसरेबिलिटी बन जाती है देश की सरकार की, बड़ा अच्छा होता है ये चीज़। हम जब ऐसे समझौतों में आते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि अब आपके नॉर्थ ईस्ट में इतनी बॉइलिंग सिचुएशन है, हमारे नेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे इसको, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करवा दी हमने, अब आगे क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट को रोज़गार की देनी है तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों से साउथ ईस्ट के वियतनाम तक जो कनेक्टिविटीज़ रोड की बनानी है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हैं, उन राष्ट्रों को ऑन बोर्ड लेना होगा। तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हमें उसे री एम्फसाइज करना पड़ेगा। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है लुक ईस्ट पॉलिसी पर। तो लुक ईस्ट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ ईस्ट एशियन नेशन उसमें मेन स्टेक होल्डर हैं। उत्तर पूर्व के विकास का द्वार वहीं से खुलता है, और एक बार जब वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ हमारे अच्छे करार हुए, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट्स होंगी, उत्तर पूर्व को उनका लाभ मिलेगा, उत्तर पूर्व के युवाओं को उसके विकास का लाभ मिलेगा, चीज़ें सेटल होने लग जाएंगी। दैट्स ऑल। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, गुड़गांव विकसित हुआ, गुड़गांव विकसित हुआ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये लड़के लड़कियों को फ़ायदा नहीं हुआ? हुआ। कोटा का विकास हुआ, आसपास के राज्य को कितने लड़कों लड़कियों को, टीचरों को फ़ायदा हुआ उसका, कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ उसका, आप मुझे बताते जाइए। जितने भी बेहतर क्षेत्र विकसित होते हैं वो सराउंडिंग रीजन को बेनिफिट नहीं देता। इधर से भारत विकास का प्रयास करे, उधर भारत के साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के करार हों और वहाँ भी विकास के मॉडल इस तरह के चल रहे हों, तो क्यों नहीं लाभ होगा उत्तर पूर्व के राज्य के बच्चों का, लोगों का विकास कैसे नहीं होगा? हम उधर सब चोक करके बैठे हुए हैं, उधर भी ओपन करना पड़ेगा। इधर पाकिस्तान वाला बॉर्डर क्लोज है, उधर अमृतसर आगे विकास नहीं है, उधर गुरदासपुर के आगे विकास नहीं, तरन तारण के आगे विकास नहीं, उधर पठानकोट के आगे विकास नहीं। खुला रहता तो कितना विकास होता। गुरदासपुर का हाल क्या हो गया जाके देखिए आप, मतलब एक समय का पूरा चिलचिलाता हुआ इलाका ठप पड़ा हुआ पूरा, आगे रास्ते ही बंद हैं सारे। और अगर कहीं रास्ते खुले रहते, मैं कहता हूँ मूर्थल जो बना है ना आज, क्योंकि दिल्ली जाते, दिल्ली एयरपोर्ट ना हो तो मूर्थल ना हो, मूर्थल की चांदनियाँ दिल्ली एयरपोर्ट के कारण, क्योंकि पंजाब हरियाणा से बेअंत लोग वहाँ जाते हैं। और मैं कहता हूँ जब पंजाब से ट्रक चलता और लंदन तक जाता, व्यापार होता, ये बॉर्डर खुले रहते, गुरदासपुर क्या होता है, इमेजिन इट। नेशनल हाईवे 1 क्या बनता, सोचिए। विकास की कैसी संभावनाएं, कैसे कैसे रेस्टोरेंट्स, मॉल, प्रोसेसिंग सेंटर्स, फार्मिंग किस लेवल की होती उन इलाकों में, इमेजिन करो क्या क्या फसलें बिकती। अब बाया रोड कनेक्टिविटी कहाँ तक जा सकते हैं, ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया पूरा पेनिट्रेट कर सकते हैं। यू कैन गो टू द लंडन, बट बिकॉज वी हैव हॉस्टाइल रिलेशंस विद द पाकिस्तान, सब बंद पड़ा है, सब चोक हुआ पड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा। जबकि एक समय में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लिंक पहाड़ों से जहाँ गुजरते थे सिल्क रोड पे, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी किंगडम बनी, और आज अच्छा खासा मैदानी इलाका अपना ठप पड़ा हुआ है। क्यों? आगे व्यापार नहीं चलता। इधर अटारी बंद पड़ा हुआ है, उधर बागा बंद पड़ा हुआ है, सब तो बंद पड़ा हुआ है, तो कुछ आ जा नहीं रहा है। विकास हो तो कोई ट्रक चलें तो कोई वर्कशॉपें खुलें, ढाबे खुलें, रेस्टोरेंट खुलें, कोई व्यापारी रुकें, लोग आएँ जाएँ, कुछ हो, कपड़े की दुकानें खुलें, बस्तियाँ बनें, शहर बड़े हों, कुछ सब ठप हो जाता है। इसी तरह से जब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हमारे करार होंगे, कनेक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, व्यापार पेनिट्रेट करेगा, धीरे धीरे अपने आप वहाँ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो बेहतर होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, हम जिस बिजली को यहाँ कंज्यूम करते हैं, हम जिस पानी का लाभ यहाँ उठाते हैं, हम जिन लकड़ियों को यहाँ अपने घरों में सजाते हैं, जिन पदार्थों को हम यहाँ कंज्यूम करते हैं, हमारे लिए ये भौतिक सुख का कारण है, हमारे लिए मटेरियल बेनिफिट का रीज़न है, बट किसी के लिए ये उसके अस्तित्व, उसकी संस्कृति का आधार है। पर्यावरण के मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं आज पहाड़ी लोगों को, एनवायरमेंटल इश्यूज़। देश की सरकारों को अगर अपने पहाड़ी लोगों को, जंगल में वास करने वाले वनों के लोगों को, रिसोर्स रिच एरियाज़ जहाँ पर हैं, जहाँ पर भी दुनिया भर में जहाँ माइनिंग है, जंगल है, वो रिसोर्स रिच एरियाज़ हैं और वहीं पर रहती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, द प्रिमिटिव कम्युनिटीज़। अगर आज पूरा वर्ल्ड इनको लेके संजीदा है तो सबसे बड़ी ज़रूरत यही है, हमें बहुत ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे एनवायरनमेंट की दिशा में, उसे प्रोटेक्ट करने की दिशा में। जब तक हम ये नहीं उठाएंगे, इन लोगों के नुकसान होते रहेंगे। आई बात समझ में? उनके
नदियों के नुकसान हो रहे हैं, ग्लेशियर्स के नुकसान हो रहे हैं, मिट्टियों के नुकसान हो रहे हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस वो आज भी मजबूर हैं झूम खेती करने के लिए, और उसका सीधा नुकसान उन्हीं की ज़िंदगियों पर हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ रहा है। क्यों? उन तक वो असिस्टेंस, वो सपोर्ट नहीं कि वो बेहतर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लें या नेचुरल फार्मिंग कर लें। अपने आप से हो नहीं सकती। जो उगाएंगे वो बिकता है नहीं, तो करें क्या? होगा तो क्या? ये बड़ी कारण है। तो कुल मिलाकर के इन बड़े बड़े इश्यूज़ के आसपास आप सारी चीज़ों को बुन सकते हैं। आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको कोशिश करनी है कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो, पैट्रियार्कल कैरेक्टर धीरे धीरे सोसाइटी में रिड्यूस हो, महिलाएं सशक्त हों, उनकी भागीदारी बढ़े, परिवारों की आमदनियां बढ़े। ये भी मेजॉरली प्रोविजंस शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म के हैं। इमीडिएट सोल्यूशन यहाँ पर ये है कि वहाँ पर हमें इमीडिएटली डायलॉग इनिशिएट करना होगा। दिस इज द इमीडिएट सोल्यूशन। इमीडिएटली डायलॉग इनिशिएट किया जाए, सभी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लाया जाए, जो भी नुकसान किए हैं, जिसने भी किए हैं, उसे अंडर पनिशमेंट भेजा जाए, और जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उन्हें रोका जाए, और आसपास के सारे राज्यों में सिक्योरिटी बीफ अप की जाए। माइग्रेशन की वेव बिगिन नहीं होनी चाहिए। एक बार माइग्रेशन वेव बिगिन हो गई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो फर्दर किसी तरह के इंसिडेंट्स होने से रोकने ये इमीडिएट सोल्यूशन में आता है, और यहाँ पर एक्टिवली इंगेज होना पड़ेगा होम मिनिस्टर को, तब सोल्यूशंस आएंगे। कुछ प्रोमिसेस इमीडिएटली देने जरूरी हैं एज ए हीलिंग टच, वो प्रोमिसेस इमीडिएटली देने जरूरी हैं, लेकिन उन प्रोमिसेस के साथ ये कंसिडरेशन देनी जरूरी हैं कि लगातार 3, 4, 5, 7 मीटिंगों के बाद जो कंसेंसस से चीज़ें निकल के आएंगी, जिसमें सबकी सहभागिता होगी, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहेंगे। आई बात समझ में? सिंपली कंसीडिंग टू द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और सिंपली कंसीडिंग टू द डिमांड की नॉन ग्रांटिंग ऑफ द ऑटोनॉमस स्टेटस, ये ऐसे कोई सोल्यूशंस नहीं है। पेन किलर से काम नहीं चलेगा, पक्का समाधान देना पड़ेगा, और उसके बीच ये चीज़ें आती हैं। अभी जिस वजह से भड़की है समस्या, वो है कि एसटी स्टेटस दिया जाए मेतियों को। मैं ऐसा मानता हूँ कि फौरी तौर पर फ़िलहाल इस विषय पर रोक लगनी चाहिए। फ़िलहाल बातचीत हो, सारे विषयों को समझा जाए, जाना जाए कि रिजर्वेशन मांगने के मुख्य कारण क्या रह रहे हैं, कहाँ कमियां रह रही हैं। फिर सब चीज़ों को समझ के जब इलीगल माइग्रेंट्स, उनके आइडेंटिफिकेशंस, उनको आइसोलेट करना, फार्मिंग और इन सब चीज़ों पर एक प्लान बन जाए, एक रोड मैप बन जाए, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाए, तब आगे के मार्ग खुलने चाहिए। फ़िलहाल जिस चीज़ ने फ्यूल किया है इस चीज़ को, उस चीज़ को हमें अभी कम कर देना चाहिए, उस चीज़ को हमें रोक देना चाहिए। यही इसका फ़िलहाल समाधान है। अगर हम चाहेंगे कि समय के साथ ये कर्ब हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। लोग सरफेस पर आपको गतिविधि करते नहीं दिखेंगे, तो समझ लीजिएगा कि जहर अंदर फैल रहा है, ज़ख्म अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा घातक होते हैं। शरीर पे फोड़ा निकल आए तो अच्छा, क्योंकि इलाज होगा। अगर शरीर के फोड़े को दरकिनार किया, भीतर जो जहर फैलेगा वो कैंसर की नोड बनेंगी, वो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। हमें वो वेट नहीं करनी है, हमें प्रोएक्टिवली इंगेज होना है, और सिविल सोसाइटीज़ को बहुत भारी एक्टिव करना पड़ेगा, NGOs को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले जो महिलाओं की आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो वहाँ पहुँचाई जाएँ, महंगाई को नियंत्रण में किया जाए, सारी तरह की एसेंशियल सर्विसेज की जो बहाली है वो कर दी जाए। किसी भी तरह की एसेंशियल सर्विसेज अगर रुकी हुई हैं, उनको इमीडिएटली बहाल किया जाए। लोगों के दैनिक जीवन में कोई समस्या ना आए, वो चीज़ें और बढ़ाती हैं समस्याओं को। तो फ्यूल की कमी ना आए, कनेक्टिविटी की कमी ना आए, एसेंशियल कंजम्पशंस की कमी ना आए, इन सभी तरह के आर्टिकल्स की कमी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर स्टेट अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, यहाँ पर केंद्र अपना पैसा इस्तेमाल कर सकती है। सो वी नीड टू इंश्योर द एसेंशियल्स, वी नीड टू इंश्योर द कनेक्टिविटी, we need to ensure the daily life of everyone, that should be very regular, and after that we need to engage with the different sections. Women is some feeling the heat of the movement, we need to provide that healing touch to the women, we need to engage the women groups। धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी, और इंटर कम्युनिटी हारमोनी ही इसका सोल्यूशन है। कम्युनिटियों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ही आइए सोल्यूशन दीजिए। वी नीड टू प्रमोट द एलिमेंट्स विच आर पीसफुल, वी नीड टू प्रमोट द एलिमेंट्स जो डायलॉग्स में आना चाहते हैं, जो इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा समर्थन देना पड़ेगा। उनके पीछे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जिधर को सरकार जिनके साथ एंगेज होगी, मैं आपको क्लियर कर दूं, लोग शुरुआत में उनके पीछे आएंगे, फिर डिपेंड करेगा सरकार ने उनकी इज्जत कितनी रखी। लेकिन जिधर हाथ पहला बढ़ा सरकार का, आप नोटिस करेंगे लोग आएंगे उधर। फिर सेकंड स्टेप यही कि अब सरकार ने उस व्यक्ति की इज्जत कितनी रखी।
अगर यहाँ बिट्रेल हुआ फिर लोग नहीं आएंगे पीछे, फिर सरकार का अगला हाथ जब बढ़ेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो क्रेडिबिलिटी लॉस हुई है, वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ओके, रीइंस्टेटमेंट ऑफ द क्रेडिबिलिटी, दैट इज। तो ट्रस्ट डेफिशिएंसी खत्म करो, क्रेडिबिलिटी रीइंस्टेट करो, एलिनेशन की फीलिंग को खत्म करो और इंक्लूसिविटी को बढ़ा दो, चीज़ें सेटल होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। सीरीज कंप्लीट। जितने पढ़ने हैं, जितने आर्टिकल्स पढ़ने हैं पढ़ो, कहीं कोई जर्क नहीं आएगा, सब समाप्त कर दिया हमने। ओके बाय।